हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एसएसटी का इकोनॉमिक्स बुक से दूसरा चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये जो सेक्टर्स वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। उसका मीनिंग समझने के लिए आप इस पिक्चर को देखिए। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, आपको यहाँ पे लोग कुछ काम करते हुए दिखेंगे। एक पोस्टमैन है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक कूली है ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे ब्रिक मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, यहाँ पे कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई यहाँ पे खेती कर रहा है। तो ये सब अलग अलग टाइप का यहाँ पे हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहीं पे गुड्स यानी सामान प्रोड्यूस हो रहा है, फिजिकल सामान, और कहीं पे सर्विस यानी अपना सेवा दिया जा रहा है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना काम बेच रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी एक्टिविटीज़ को समझा कैसे जाए, तो एक आसान तरीका ये होगा कि हम क्या करें, इन एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दें यानी क्लासीफाई कर दें। हम ये बोले कि ये दोनों एक टाइप का एक्टिविटी हो गया, ये कुछ एक टाइप का एक्टिविटी हो गया, ये दोनों कुछ एक टाइप का एक्टिविटी हो गया। मतलब कुछ कंडीशन के बेसिस पे इसको क्लासीफाई कर दीजिए आप। अब ये किस कंडीशन यानी किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप क्लासीफाई करेंगे वही इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल हम सिर्फ इतना समझे कि अगर हम इन एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर देते हैं ना, तो यही जो ग्रुप है यही कहलाता है सेक्टर्स। सेक्टर वर्ड का मीनिंग समझे, ये जो चैप्टर में वर्ड यूज़ हुआ है चैप्टर नेम में, सेक्टर्स मतलब जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है कंट्री के अंदर, जो भी एक्टिविटी हो रहा है, भले ही वो पे गुड्स बन रहा हो या फिर सर्विसेज बन रहा हो, इन सभी एक्टिविटीज़ को समझने का आसान तरीका है कि इनको ग्रुप करके समझा जाए। ठीक है, और यही ग्रुप को क्या कहेंगे, सेक्टर्स कहेंगे। अब ये ग्रुप कैसे फॉर्म हो रहा है, किस कंडीशन के आधार पे हम ये ग्रुप क्लासीफाई कर रहे हैं, अब वही हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला तरीका है क्लासीफाई करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये समझते हैं। देखिए, इस कंडीशन के बेसिस पे अभी हमने समझा था ना कि हम ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, कुछ क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे, कुछ कंडीशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो पहला कंडीशन जो हमारे सामने है वो है ये कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके आधार पर इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। वही यहाँ पे हमें स्टडी करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हुए हैं। पहला हो गया प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर। तीनों को डिटेल में समझते हैं। पहले देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। इसमें ऐसे एक्टिविटीज़ आते हैं जहाँ पे जो सामान है उसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इसको एक एग्जांपल से समझिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ये एक एक्टिविटी को उठाते हैं। ठीक है, कॉटन का कल्टीवेशन यानी खेती करने के लिए हमें किस चीज़ पे डिपेंड रहना पड़ेगा, नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ चाहिए इसका खेती करने के लिए, रेनफॉल चाहिए, सनसाइन धूप चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, मिट्टी चाहिए, ये सभी नेचुरल चीज़ हो गया, नेचुरल फैक्टर्स हो गया। ठीक है, वही पे लिखा है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर। ज़्यादातर हमें मेन रोल इसी का है, लेकिन पूरी रोल तो इसी का नहीं है। कुछ हम मैन्युफैक्चर्ड चीज़ भी इसमें डालते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह भी डालते हैं, मैनमेड चीज़, वो उसको अभी फिलहाल छोड़िए। कॉटन का खेती में मेन जो फैक्टर है वो क्या है, नेचुरल फैक्टर है, जैसे कि रेनफॉल, सनसाइन, क्लाइमेट, सॉइल, ये सब हो गया। और इसका जो प्रोडक्ट, ये जो एक्टिविटी हुआ, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कॉटन का खेती करेंगे तो कॉटन मिलेगा हमें। तो कॉटन क्या हो गया, एक नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। मतलब ये जो एक्टिविटी है इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है, मेनली नेचुरल, और जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो भी मेनली नेचुरल है। इसलिए ये एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में आता है। एक और एग्जांपल लीजिए डेयरी का। यहाँ पे आपको दूध मिलेगा, तो गाय से दूध निकालने के लिए आपको डिपेंड रहना पड़ेगा गाय यानी एनिमल के बायोलॉजिकल प्रोसेस में। गाय दूध बना रहा है वो तो उसका शरीर का नेचुरल प्रोसेस है, समझ गए। और वो खाद भी, और वो जो भी फॉडर, जो भी खाना खाएगा, नेचुरल सामान हो गया ये। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें डेयरी का, मिल्क मिलेगा। मिल्क एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो रॉ मटेरियल भी नेचुरल चीज़ जा रहा है और निकल के भी दूध आ रहा है, मतलब नेचुरल चीज़ है। तो डेयरी भी हो गया प्राइमरी सेक्टर में, ये फॉल करेगा। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल है मिनरल्स एंड ओर्स का। इसको निकालने के लिए हमें ज़मीन का खुदाई करना पड़ेगा, ज़मीन के अंदर नेचुरली हमें ये सब चीज़ बना हुआ मिलेगा, तो ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है। तो ये सब भी, माइनिंग भी आता है प्राइमरी सेक्टर में ही। ठीक है, तो सिंगल लाइन में डेफिनेशन क्या हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर का, कि व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग यानी बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सिंपल। चलिए, अब यहाँ पे एक और बात नोट करने वाला है, वो ये है कि सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री,
प्राइमरी सेक्टर में मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो यहीं से हमें मिलता है, एग्रीकल्चर से, डेयरी से, फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से, ठीक है, जंगल से। इसीलिए इस प्राइमरी सेक्टर को हम इस नाम से भी बुलाते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। समझे कि नहीं समझे? तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। चलिए, अभी तक हमने क्या समझा इस पैरा में प्राइमरी सेक्टर के बारे में? 2-3 बात समझा। सबसे पहला कि यहाँ पे इसका डेफिनेशन हमने जाना, प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। तो प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा, इसमें सभी एक्टिविटीज़ आते हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है और प्रोडक्ट भी नेचुरल होता है, ठीक है। इसको हमने समझा 3 एग्जाम्पल से। पहला था कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, दूसरा हो गया डेयरी, तीसरा हो गया मिनरल्स एंड ओर्स, ठीक है। ऐसा और भी बहुत सारा एक्टिविटी आता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सब जो है ये प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है। इसका मेन काम है प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स, ठीक है। चलिए, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात। और प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। अब आ जाइए सेकेंडरी सेक्टर पे। इसमें कौन से एक्टिविटीज़ आते हैं? तो दिस कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एक ही लाइन में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। बोला जा रहा है कि ऊपर हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर में, तो प्राइमरी सेक्टर का जो भी प्रोडक्ट है उसको आप क्या कीजिए, दूसरे फॉर्म में चेंज कर दीजिए। और जब चेंज करेंगे तो इसमें हम कुछ ना कुछ काम करेंगे, यानी कुछ मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होगा, ठीक है, कुछ हम बना रहे होंगे। तो सभी एक्टिविटीज़ वो सेकेंडरी सेक्टर में फॉल करेंगे। समझे? एक एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाई नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इसेंशियल। इसका मेन फीचर यही है कि उसमें कुछ हाथ का या फिर मशीन का काम होना चाहिए, आपने कुछ काम किया हो। डायरेक्ट नेचर से मिला हो तो वो तो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट हो जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट मिला उस पर आपने कुछ काम कर दिया, भले ही वो काम फैक्ट्री में हुआ हो या फिर कोई वर्कशॉप या फिर घर में हुआ हो, इंसान के द्वारा कोई भी काम किया गया हो उस चीज़ पे, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में फॉल करेगा। एक एग्जांपल देखिए, आपने क्या किया, कॉटन मिला, उससे कॉटन फाइबर बना लिया, फिर उससे आपने यार्न बनाया, ठीक है, आपने यहाँ पे धागा बना लिया और फिर उस धागे का इस्तेमाल करके क्लॉथ बना दिया। तो हमें प्राइमरी सेक्टर से कौन सा प्रोडक्ट मिला था? कॉटन। और हमने उस कॉटन को कन्वर्ट कर दिया क्लॉथ में, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अपने आप तो कन्वर्ट हुआ नहीं होगा नेचर से, हमने कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया होगा, यहाँ पे कुछ काम किया है इसमें, समझ गए? तो ये क्लॉथ जो हो गया वो सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट हो गया। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लीजिए, शुगर केन। ये तो हमें डायरेक्टली प्राइमरी एक्टिविटीज से मिला, ठीक है। अब इस शुगर केन का यूज़ करके आप शुगर बना लें या फिर गुड़ बना लें, लेकिन ये शुगर या फिर गुड़ बनाने के लिए आपको उस पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये शुगर और गुड़ सेकेंडरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट हो गया। उसी तरीके से अर्थ यानी मिट्टी का इस्तेमाल करके आपने ब्रिक्स बनाया, तो ये तो आपको नेचुरली मिला था, लेकिन ब्रिक्स बनाने के लिए आपने कुछ काम किया है उस पर, तो ये ब्रिक्स हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट। फिर इस ब्रिक्स का इस्तेमाल करके आप घर बिल्डिंग बना लीजिए, तो ये घर बिल्डिंग भी हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट। समझ गए कि नहीं? और एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेकेंडरी एक्टिविटी को सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। समझे? ये बात याद रखिएगा। जैसे प्राइमरी को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ रिलेटेड सेक्टर भी कह रहे थे, वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। समझ गए? चलिए, अब आ जाइए टर्शियरी सेक्टर पे। टर्शियरी सेक्टर में वैसे एक्टिविटीज़ आते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करने में हेल्प करें। देखिए, ऊपर अभी तक हमने ये प्राइमरी सेक्टर पढ़ा, सेकेंडरी सेक्टर पढ़ा। टर्शियरी सेक्टर क्या करता है? इन दोनों का डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैसे? फिर से वही एग्जांपल से समझते हैं। ये रहा, दे यानी ये जो टर्शियरी सेक्टर के एक्टिविटीज़ है, ये एड यानी हेल्प, सपोर्ट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि प्राइमरी या फिर सेकेंडरी सेक्टर में कोई सामान बना, ठीक है, ये सामान को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा बाई ट्रक्स या फिर ट्रेन्स, और फिर उसको होलसेल और रिटेल शॉप में बेचना पड़ेगा, है कि नहीं? प्राइमरी सेक्टर फॉर एग्जांपल फार्मिंग हो रहा है, इसमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्ट के जरिए ही आएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो गया, ये टर्शियरी सेक्टर का एक्टिविटी हो गया। उसी तरीके से स्टोरेज हो गया, कई बार सामान को स्टोर करके रखना पड़ता है गोडाउन्स में, कोल्ड स्टोरेज में, तो ये स्टोरेज का एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ये भी टर्शियरी सेक्टर में आ गया। कम्युनिकेशन, टेलीफोन हो गया, लेटर्स, किसी भी माध्यम से कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत करेंगे तभी तो ये सब एक्टिविटी हो पाएगा प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये कम्युनिकेशन भी फॉल करता है टर्शियरी में ही। फिर कभी पैसा उधार लेना पड़ता है खेती करने के लिए, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो बैंकिंग भी आ जाएगा टर्शियरी सेक्टर में ही।
फिर ट्रेड, सामान को खरीदना बेचना व्यापार करना, ये सब भी आ जाता है टर्सरी सेक्टर में। समझे? चलिए, अब एक बात यहाँ पे ये नोट करना है कि टर्सरी सेक्टर में ऐसे एक्टिविटीज आते हैं जहाँ पे सिर्फ सर्विस जनरेट होता है, यहाँ पे कोई फिजिकल सामान बन के आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सिंपल है, याद कर लेंगे। चलिए, क्या क्या चीज़ हमने जाना टर्सरी के बारे में एक बार रिकैप करते हैं। पहला, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। 5 एग्जाम्पल हमने देखा था, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फिर बैंकिंग और लास्ट ट्रेड। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा एग्जाम्पल को। और अगला बात हमने जाना कि इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्विस प्रोड्यूस होता है, ना कि कोई फिजिकल सामान। ठीक है, चलिए, इसके अलावा टर्सरी सेक्टर में और भी कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज आते हैं, इन एक्टिविटीज़ आते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टीचर का सर्विस, डॉक्टर का सर्विस, फिर वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग वर्क करने वाले लोग, ये सब सर्विसेज भी टर्सरी सेक्टर में ही फॉल करते हैं। ये सब ऐसे हो गए जो प्राइमरी सेकेंडरी को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सब टर्सरी में फॉल करते हैं। ठीक है, फिर रिसेंट टाइम्स में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सब भी जितने भी IT से रिलेटेड हो गए, ये सब भी टर्सरी सेक्टर में ही फॉल करते हैं। समझे कि नहीं? चलिए, तो ये हमने पूरा समझ लिया सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। होता है 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों का फीचर्स विथ एग्जांपल्स हमने ऐसे से समझ लिया। अभी और चीज़ समझना बाकी है। देखिए, ये पिक्चर भी आप समझ लीजिए, कई बार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये सेकेंडरी है, यहाँ पे सब प्रोडक्ट आपको दिख ही रहा है, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है। डायरेक्ट क्या नेचर से मिला है ये सब? नहीं, प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। और इस तीसरे पिक्चर में लिखा हुआ है टर्सरी सेक्टर है ये। यहाँ पे ये रेलवे हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट, ट्रक, और ये सब, ये क्या है होगा, कुछ जेल वगैरह, ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हेल्प्स टू डेवलप अदर सेक्टर। समझ गए? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिफरेंट सेक्टर्स आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हमने जो ये तीनों सेक्टर पढ़ा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीनों में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल करते हैं, वो तीनों ही आपस में काफ़ी ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक फार्मर है और दूसरी तरफ एक मिल है। ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर और ये हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, मान लीजिए ये मिल जो, ये फार्मर जो है, ये इस मिल को शुगर केन बेचने से मना कर देता है। तो क्या ये मिल चल पाएगा? क्योंकि मिल तो शुगर केन लेके तब तो शुगर बनाएगा ना, तो ये मिल नहीं चल पाएगा। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ पा रहे हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर है ये डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे, डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी। समझ गए? ये पहला एग्जाम्पल। ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। ये वाला, इसको पढ़ के आराम से वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको पढ़ के डिसाइड कीजिए कि कौन सा सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है। इसमें लिखा है कि एक तरफ है फार्मर्स, ये यहाँ पे फार्मर्स एक तरफ, और दूसरी तरफ है वो कंपनी जो कि फार्मर से कॉटन खरीदते हैं। अब मान लीजिए ये कंपनी डिसाइड करते हैं कि फार्मर से, इंडियन फार्मर से कॉटन नहीं खरीदेंगे, वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करवा लेंगे कॉटन। ठीक है, तो क्या ये फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा ये कॉटन कल्टीवेशन? नहीं, क्योंकि इनका सामान बिक ही नहीं रहा है, ये लोग खरीद ही नहीं रहे, तो ये सामान बिकेगा नहीं, इनका कॉटन जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा नहीं, तो इसका मतलब ये लोग खेती नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे प्राइमरी सेक्टर जो है वो डिपेंडेंट है सेकेंडरी पे। ऊपर हमने देखा था कि कैसे सेकेंडरी डिपेंडेंट है प्राइमरी पे, है कि नहीं? इसी को बोला जाता है इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे है डिपेंडेंट। ये भी इस पे डिपेंडेंट है, ये भी इस पे डिपेंडेंट है। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये देखिए, फार्मर्स बाई मेनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर, पंप सेट गो अप। ये सब चीज़ अगर महंगा हो जाएगा तो फार्मर्स खरीद नहीं पाएगा, प्रॉफिट उनका नहीं होगा। तो ये सब चीज़ क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट है कि नहीं? ट्रैक्टर्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पेस्टिसाइड। तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि कैसे प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंट है सेकेंडरी पे। अगला एग्जाम्पल है ये कि पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स नीड फूड। इन लोग को खाना चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टर्स और लॉरीज वालों ने ये सब चीज़ ट्रांसपोर्ट करने से मना कर दिया, एक स्ट्राइक रख दिया, तो क्या इन लोग को खाना मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा। फूड विल बिकम स्केर्स इन अर्बन एरिया।
वेयर एज फार्मर्स विल अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट। फार्मर्स भी अपना फूड को बेच नहीं पाएंगे क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट ही तो ठप पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट है टर्शियरी पे, है कि नहीं। उसी तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि टर्शियरी भी तो इन पर डिपेंडेंट है, ये लोग अपना सामान ट्रांसपोर्ट ही ना करवाए तो ये भी ठप पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये सब एग्जाम्पल से हमने समझा कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इसके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चंस को करने से पहले ये एक छोटा सा एक्टिविटी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम लिखा हुआ है। आपको इन सब ऑक्यूपेशंस को इन तीनों कैटेगरी में डिवाइड करना है, बताना है कौन सा कैटेगरी में वो फॉल करेगा। टेलर, ये कौन सा सेक्टर का काम है, प्राइमरी का कि सेकेंडरी का कि टर्शियरी का। तो देखिए टेलर क्या कर रहा है, जो कपड़ा है, क्लोथ है, उससे कोई शर्ट या फिर पैंट बना रहा होगा, कुछ एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उस पर, तो ये सेकेंडरी सेक्टर को बिलोंग करेगा। दूसरा आप सोचिए बास्केट वीवर, ये भी वीव कर रहा है और बना के क्या देगा, बास्केट बना के देगा, लेकिन नहीं, तो एक मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है तो सेकेंडरी सेक्टर। फ्लावर कल्टीवेटर, ये फूल उगा रहा है तो नेचुरल चीज़ का यूज़ करके फ्लावर ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी हो गया। मिल्क वेंडर, ये सिर्फ दूध बेचता है, ठीक है, तो ये तो सिर्फ अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसके पास कहीं से दूध आ रहा है ट्रांसपोर्ट होके, फिर वो एक जगह स्टोर कर रहा है, फिर उसको बेच दे रहा है, तो ये टर्शरी सेक्टर का एक्टिविटी हो गया, ठीक है। फिशरमैन, ये तो नाम से पता चल रहा है प्राइमरी का एक्टिविटी है। प्रीस्ट, ये तो सिर्फ टर्शरी का हो गया, सिंपल मंत्र वगैरह पड़ेगा। फिर कुरियर, ट्रांसपोर्ट करेगा, टर्शरी का एक्टिविटी हो गया। ये बताइए वर्कर्स इन मैच फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ये लोग, तो सेकेंडरी का हो गया। मनी लेंडर, बैंकिंग बताई थे, टर्शरी में आता है। गार्डनर, समझ ही गए, नेचुरल चीज़ों पे काम करता है, ये तो प्राइमरी हो गया। पॉटर मिट्टी से गैला बनाएगा, तो ये सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सेकेंडरी का है। बी कीपर प्राइमरी में फॉलो करेगा, समझे, नेचुरल प्रोसेस का यूज़ करके हनी निकलेगा यहाँ से, नेचुरल प्रोडक्ट, प्राइमरी। एस्ट्रोनॉट सर्विसेज है, टर्शरी सेक्टर में फॉल करेगा। कॉल सेंटर एम्प्लॉय, सिंपल, टर्शरी में। ये आपको पहचानना बहुत आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में इसी के ऊपर MCQ फॉर्म होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे पहचानिए कौन सा सेकेंडरी एक्टिविटी है, ठीक है, या फिर कौन सा टर्शरी, ऐसे क्वेश्चन आता है। बात कर लेते हैं इस पे, इस लाइन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। चलिए 2 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये पहले आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, लिखा हुआ है कि विद द एग्जाम्पल ऑफ शुगर कैन एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। शुगर कैन का एग्जाम्पल से समझाइए कि कैसे जो तीनों सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले आप ये लिखिए कि शुगर कैन में प्राइमरी सेक्टर का क्या रोल है। तो कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे शुगर कैन हम ग्रो कर लिया। फिर सेकेंडरी सेक्टर क्या करेगा, इस शुगर कैन को प्रोसेस करके शुगर बना देगा, ठीक है। टर्शरी सेक्टर क्या करेगा, इस शुगर कैन को सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करेगा फैक्ट्रीज तक, ताकि शुगर बना पाए, तो ट्रांसपोर्टेशन में इसका रोल है। फिर शुगर एक बार बन गया तो इसको मार्केट तक पहुंचाएगा, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन में इसका रोल है। फिर इसको बेचेगा कौन, होलसेलर रिटेलर बेचेंगे, तो बेचने का काम भी एक सर्विस हो गया, ये भी टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तीनों का रोल हमने लिख दिया। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर, समझ गए। दिस कल्टिवेटेड शुगर कैन इज द रॉ मटेरियल फॉर शुगर मेकिंग इंडस्ट्री, समझ गए ये भी। शुगर कैन इज ट्रांसपोर्टेड टू शुगर मिल विद द हेल्प ऑफ व्हीकल्स which come under the tertiary sector. Sugar made by sugar mills is further transported to various market and sold by retailers and wholesaler using the tertiary sector. जो पूरा बात यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ये सारा जो क्वेश्चन है इस टाइप का, जितना भी इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो सब एक जगह कंपाइल होकर आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल में आप सर्च कर दीजिए कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय CBSE गाइडेंस। लास्ट में ये ऐड कर दीजिएगा बाय CBSE गाइडेंस, पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा। और इस चैप्टर का नोट्स भी चाहिए तो वैसे ही आपको सर्च करना है कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 10 नोट्स, और लास्ट में ऐड कर देना है बाय CBSE गाइडेंस, ठीक है। सारा चीज़ आपको नोट्स भी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएगा। और जो हम PDF से पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम अंडरलाइन कर रखे हैं, जो भी लिखे हुए, वो PDF भी आपको डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपका काम है सिर्फ समझना। एक और क्वेश्चन देखिए, ये वाला।
एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द थ्री सेक्टर्स गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल लेके आप ये समझाइए कि कैसे तीनों सेक्टर आपस में डिपेंडेंट है। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन प्राइमरी सेक्टर में क्या रोल परफॉर्म करता है? सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट, खेती करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, सीड्स हो गया, फिर क्या हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, ये सब चीज़ ट्रांसपोर्टेशन से ही तो आएगा यहाँ पे। इसके बाद जो प्रोडक्ट बन गया, फूड ग्रेन्स जो हमें मिला प्रोडक्ट, इसको बेचने के लिए भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत पड़ेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा, सेकेंडरी सेक्टर में को ट्रांसपोर्टेशन क्यों चाहिए? तो एक तो रॉ मटेरियल लाने के लिए चाहिए होगा, फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प चाहिए होगा। तो इससे पता चल रहा है कि ये भी इस पर डिपेंडेंट है, ट्रांसपोर्टेशन पे, यानी टर्शरी एक्टिविटी पे। और तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड इन द सर्विस सेक्टर एज वेल, सच एज फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द पीपल एंड अदर सर्विसेज लाइक फायर सर्विसेज। सर्विस सेक्टर में भी ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ता है, मेडिकल फैसिलिटीज़, फायर सर्विसेज, ये सब में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे आंसर देना है आपको, समझ गए? चलिए अब आ जाइए अगले टॉपिक पे, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। ये तीनों सेक्टर को कंपेयर करेंगे। कौन से तीन सेक्टर को? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। आप मुझे बताइए, प्राइमरी को क्या भी कहते हैं? तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंडरी वाले को क्या भी सेक्टर बोलते हैं? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और टर्शरी वाले को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। समझ गए? अब इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। कैसा कंपैरिजन? दो चीज़ हम देखेंगे। पहला, दो चीज़ समझिए कि ये तीनों ही सेक्टर्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, पूरे कंट्री का अगर बात किया जाए तो बहुत सारा चीज़ इन सब सेक्टर्स में से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा सेक्टर कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है वो हमें देखना है। और दूसरा चीज़ होगा कि कितने लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है, इस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग, यहाँ पे कितने लोग, एम्प्लॉयमेंट कौन कितना जनरेट कर रहा है वो देखेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है, हमें ये पढ़ना है, हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन दिस इन ईच सेक्टर। वही इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये देखें कि कौन सा सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कौन सा सेक्टर कितना कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हम ये गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट कैसे करेंगे, मेजर कैसे करें। एक तरीका तो ये होगा कि आप फॉर एग्जांपल कोई फार्मर 5 kg चावल प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा फार्मर 5 kg वीट प्रोड्यूस कर रहा है, फिर कोई 10 kg पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे बहुत सारा सामान है। तो इतना सामान को इतना सारा चीज़ ऐसे करके लिखेंगे अगर, तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इकोनॉमिस्ट लोगों ने क्या सजेस्ट किया कि हम क्वांटिटी ना लिख के वैल्यू लिखे, यानी उसको प्राइस में मेजर करें रादर देन एक्चुअल नंबर। फॉर एग्जांपल कोई 10,000 kg वीट प्रोड्यूस कर रहा है और उसका दाम अगर 20 रुपया पर kg है, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया। ठीक है, उसी तरीके से 5,000 अगर कोकोनट से, एक कोकोनट का दाम 15 रुपया है, तो यहाँ पे वैल्यू हो गया 75,000 रुपया। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इस तरीके से वैल्यू ज़्यादा ईजी रहेगा लिखने के लिए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। फिर वैल्यू निकालने के बाद हम सबको ऐड कर देते हैं, तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ का सावधानी रखना पड़ेगा। वैल्यू निकालते वक्त इस बात का सावधानी रखना पड़ेगा कि हमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही वैल्यू लेना है। अब ये क्या नया टर्म है, फाइनल क्या होता है? एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए एक फार्मर है, उसने वीट सेल किया टू फ्लावर मिल। ठीक है, आटा चक्की में गेहूँ बेच दिया 20 रुपये पर kg से। उस चक्की वाले ने क्या किया, उस आटे को गेहूँ को ग्राइंड करके आटा बना लिया। ठीक है, और फिर उसको बेच दिया टू अ बिस्किट कंपनी। उस आटे को बिस्किट कंपनी को बेच दिया 25 रुपया पर kg से। ठीक है, दाम बढ़ गया क्योंकि ये गेहूँ था, पीसने के बाद 5 रुपया पर kg बढ़ गया। अब इस बिस्किट कंपनी ने उस आटे का यूज़ करके और कुछ शुगर, ऑयल, ये सब मिला उला के बिस्किट्स बना लिया। और कितने बनाए? बिस्किट्स के 4 पैकेट बनाए। ठीक है, 4 पैकेट ऑफ बिस्किट बनाए। और फाइनली उस कंपनी ने जो बिस्किट्स थे वो उसको कंज्यूमर्स को बेचा 80 रुपये का। 20 रुपया पर पैकेट, 4 पैकेट था, तो 80 रुपये का सामान बेच दिया। तो यहाँ पे ये जो बिस्किट है ना, इस बिस्किट को कहेंगे फाइनल गुड। मतलब फाइनल गुड वो गुड होता है जो फाइनली कंज्यूमर तक पहुँचे। फाइनल कंज्यूमर क्या यहाँ पे वीट खा रहा था? नहीं, है कि नहीं? कंज्यूमर यहाँ पे क्या खा रहा है? बिस्किट खा रहा है। तो यहाँ पे फाइनल गुड क्या हो गया? ये बिस्किट हो गया। समझे? तो सिंपल सा हमें समझ में आ रहा है फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड वो गुड होता है जो कंज्यूमर तक पहुँचे। अगर ये कंज्यूमर आटा ही कंज्यूम कर रहा होता तो इस केस में वीट हो जाता फाइनल गुड।
लेकिन फिलहाल इस पर्टिकुलर एग्जांपल में फाइनल गुड क्या है, क्योंकि ये कंज्यूमर व्हीट नहीं खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, तो इस केस में फाइनल गुड बिस्किट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर बोला जाए कि कितना वैल्यू ऐड हुआ है, कितना वैल्यू सामान कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो क्या आप ये आटे का दाम भी ऐड करेंगे या फिर एक गेहूं का दाम भी ऐड करेंगे, फिर आटे का दाम भी ऐड करेंगे, फिर बिस्किट का दाम भी ऐड करेंगे? क्या टोटल कितना बोलेंगे आप? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 20 रुपया प्लस 25 रुपया हो गया 45 और 80 हो गया 125 रुपीज़। ये होगा क्या वैल्यू? तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बिस्किट का जो वैल्यू है 80 रुपया, इसमें ऑलरेडी इसका दाम इंक्लूडेड है, वीट का दाम। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ फाइनल जब वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ ये 80 रुपया ही लिखेंगे, ये 20 रुपया 25 रुपया नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज व्हीट हो गया एंड द व्हीट फ्लावर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। ये जो गेहूँ था व्हीट और जो व्हीट फ्लावर हो गया जो आटा, ये दोनों इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करते वक्त यूज अप हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे फाइनल गुड था बिस्किट, बिस्किट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी चीज़ लगा, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, व्हीट फ्लावर हो गया, ये सब चीज़ हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो दो टाइप का गुड्स होता है हम यहाँ पे समझ रहे हैं, एक होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स वो होता है जो कंज्यूमर तक पहुँचे, इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है जो कि यूज अप हो जाए इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, यहाँ पे जो फाइनल गुड था बिस्किट, इसका जो वैल्यू है 80 रुपया, वो ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड। इस 80 रुपये में इस आटे का भी दाम है, प्लस शुगर का भी दाम है, ऑयल का भी दाम ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसलिए हम फाइनल वैल्यू सिर्फ 80 ही लेंगे, ये सब ऐड नहीं करेंगे 25 और 20, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डबल काउंटिंग हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ सेम थिंग्स अ नंबर ऑफ टाइम्स। बिस्किट का जो दाम था 80 रुपया, इसमें अगर हम फिर से आटा का दाम ऐड करेंगे तो फिर 2 बार ऐड हो गया ना, इसमें भी ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड अलग से आप ऐड कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सिर्फ फाइनल गुड जो बना उसी का प्राइस आप लीजिए। ठीक है, चलिए ऊपर हम यहाँ पे डिफरेंस लिख रखे हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। 3 पॉइंट का डिफरेंस है, अभी समझेंगे तीनों को डिटेल में। उससे पहले एक टर्म समझ लीजिए जिसको बोलते हैं GDP। ये क्या होता है? हमने अभी समझा कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज 2 टाइप के, एक होता है फाइनल गुड्स, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड वो होता है जो कंज्यूमर तक पहुंचे, और इंटरमीडिएट गुड वो होता है जो यूज अप हो जाए इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। ठीक है, अब हमारा जो ध्यान होगा वो इस पे होगा, फाइनल गुड्स पे। देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर, एक बार पढ़ लेते हैं, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year, and the sum of production in the 3 sectors give what is called GDP of a country, gross domestic product। तो मतलब इसका सिंपल डेफिनेशन ये हो जाएगा कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। 2-3 पॉइंट है, याद रखिएगा। पहला, एक साल के अंदर, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, GDP हमेशा एक साल के लिए कैलकुलेट होता है। ठीक है, एक साल के अंदर कंट्री में जितने भी सेक्टर्स है, तीनों सेक्टर्स ने जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दोनों, ठीक है, उन सब का वैल्यू को अगर ऐड कर दें तो जो मिलेगा हमें वो होगा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर होना चाहिए, समझे। अब इसका भी बहुत एडवांस वर्जन है जो कि आप क्लास 11-12 में पढ़ेंगे नेशनल इनकम चैप्टर में। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि GDP क्या होता है। तो कंट्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं एक साल के अंदर, उसको बोलेंगे GDP। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि GDP में कौन सा वैल्यू लेते हैं, फाइनल गुड्स का वैल्यू लेते हैं या फिर इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू लेते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? इसमें हमेशा सिर्फ फाइनल गुड्स का ही वैल्यू लिया जाता है, इंटरमीडिएट का वैल्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये डिफरेंस देखिए, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड का डिफरेंस। पहला तो पॉइंट है डेफिनेशन, गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन या फिर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स। ठीक है, वो हो गया फाइनल गुड। और इसका हो जाएगा गुड्स यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो उसमें यूज हो जाए वो इंटरमीडिएट कहेंगे। इसका वैल्यू को इंक्लूड करते हैं इन GDP, इसका वैल्यू को GDP कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं।
एग्जाम्पल हो गया टीवी, ब्रेड, बिस्किट्स, ये सब। इसका एग्जाम्पल कुछ दे दीजिए, फ्लावर, व्हीट फ्लावर, कॉटन एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए ये 3 पॉइंट का डिफरेंस याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे हमने समझा जीडीपी का डेफिनेशन। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब इंडिया में जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री का काम है। इसके अंदर भी एक ऑफिस आता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये जीडीपी को कैलकुलेट करने का काम करती है। ठीक है, अगला सब टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। अब ये क्या है इसमें समझते हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। देखिए, डेवलप कंट्री का क्या एक्सपीरियंस रहा है डेवलपमेंट जर्नी में। देखिए, ये कंट्री आज डेवलप्ड है ना, आज के टाइम पे जो भी डेवलप कंट्री जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये डेवलप्ड है, लेकिन पहले तो ये उतना डेवलप नहीं होंगे, डेवलपिंग होंगे, अंडर डेवलप्ड होंगे। तो इनका जर्नी क्या रहा है डेवलपमेंट तक, वो समझेंगे। तो एट द इनिशियल स्टेजेस, जब शुरुआत किए थे ये लोग, शुरुआती फेज़ में क्या देखने को मिला था? तब प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा था। कैसे? देखिए, प्राइमरी सेक्टर ही वो सेक्टर था जो ज़्यादातर प्रोडक्ट बना रहा था और इसी में ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयमेंट था। यानी प्रोडक्शन के मामले में भी दो चीज़ पे आपको ध्यान देना है। प्रोडक्शन, एक हो गया प्रोडक्शन यानी जीडीपी, बाद में इसको लाते हैं, पहले ये इतना ही समझिए, प्रोडक्शन हो गया और दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों ही चीज़ों के मामले में प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा रोल परफॉर्म करता था। ज़्यादातर लोग यहीं पे काम करते थे और ज़्यादातर प्रोडक्ट यहीं से बन के निकलता था, मतलब ज़्यादातर पैसा यही सेक्टर से आता था। ठीक है, इस सेंस में बोला जाता है कि जितने भी आज के टाइम पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो इनिशियल फेज़ में जब डेवलप नहीं थे, जब स्टार्ट ही किए थे डेवलपमेंट का, तब इनिशियल फेज़ में मेन सेक्टर कौन था? प्राइमरी सेक्टर था। ठीक है, फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ा तो क्या देखने को मिला कि दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगैन टू वर्क इन फैक्ट्री। लोग प्राइमरी से निकल के फैक्ट्री यानी सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिए। पीपल बिगैन टू यूज मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री एट चीप रेट्स। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर अब धीरे धीरे ज़्यादा रोल परफॉर्म करने लग गया, दोनों ही केस में, टोटल प्रोडक्शन के केस में भी और एम्प्लॉयमेंट के केस में भी। लोग भी निकल के बाहर आ रहे हैं और ज़्यादा पैसा भी यही सेक्टर कमा के दे रहा है। ठीक है, Hence, over time, a shift had taken place. This means the importance of sectors had changed. पहले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इनिशियल फेज में, फिर डेवलपमेंट के साथ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करने लगा। और अभी के रिसेंट 100 सालों में ये देखने को मिला है कि एक और शिफ्ट हुआ है। अब जो है टर्सरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है। कुछ लोग यहाँ से निकल के इसमें शिफ्ट हो गए हैं और ज़्यादातर पैसा यही कमा के दे रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहा है किसका? डेवलप्ड कंट्री का। ठीक है, कि पहले प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट मतलब समझ रहे हैं ना, दो केस में, प्रोडक्शन के मामले में और एम्प्लॉयमेंट के मामले में। फिर बाद में ये इंपॉर्टेंट हो गया, फिर अभी चल के ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, चलिए वही बात यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अब इसको हम रिलेट करेंगे इंडिया से कि इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा है डेवलपमेंट का। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक वही है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया। उससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस निपटाते हैं। पहला देखिए, ये करेक्ट एंड अरेंज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी फ्रॉम दिस जंबल। यहाँ पे कुछ गलत सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको आपको ठीक करना है। जीडीपी कैलकुलेशन के बारे में लिखा है कि टू काउंट गुड्स एंड सर्विसेज वी ऐड द नंबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड। क्या हम क्वांटिटी ऐड करते हैं, 10 kg 15 kg ऐसे ऐड करके जीडीपी निकालते हैं? नहीं, हम उनका वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू होगा। ठीक है, फिर वी काउंट ऑल दोज दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 5 years। जीडीपी निकालने के लिए क्या पिछला 5 साल का नंबर्स देखेंगे? नहीं, 1 साल का ही नंबर देखते हैं। ठीक है, लास्ट 1 year। सिंस वी शुडंट लीव आउट एनीथिंग वी एड अप ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज। सारा गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ लेते हैं, तो सारा गुड्स को नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू ही जोड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर होगा। चलिए ये हो गया, इस टॉपिक पे हाथ लगाते हैं। ये भी अच्छा टॉपिक है और समझना भी काफ़ी इजी है इसको। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे 2 साल का कंपैरिजन है, 2 फाइनेंशियल ईयर का। एक है 1973-74 और दूसरा ईयर है 2013-14। क्या चीज़ का ग्राफ है? तो ग्राफ का हेडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है जीडीपी बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। ये जीडीपी का डेटा है।
यहाँ पे बोला है यू कैन सी हाउ टोटल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर द 40 ईयर्स। ये कितने साल का पीरियड है? 40 साल। 40 साल में क्या क्या चेंज हुआ है। पहले 1973-74 ये फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर समझते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, 31 मार्च तक, ठीक है। तो इस साल में कितना था जीडीपी? टोटल जीडीपी 5 लाख, 5 लाख से थोड़ा ज़्यादा था, होगा 6-7 लाख, होगा 6-7 लाख करोड़, ठीक है। फिर 2013-14 में आते आते ये नंबर देखिए काफ़ी बढ़ गया। अब हमारा जीडीपी कितना था इस साल में? तो 55 लाख करोड़ रुपया था लगभग, ठीक है, अप्रॉक्स सही है, क्योंकि थोड़ा बढ़ा हुआ है, एग्जैक्ट पता नहीं कितना है। तो जीडीपी तो काफ़ी ग्रो हुआ है। अब अलग अलग सेक्टर्स के केस में स्टडी करते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये क्वेश्चंस करेंगे तो हमें सब समझ में आ जाएगा। इसमें पूछा हुआ है कि विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 73-74। इस साल में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कौन सा सेक्टर था? ये देखिए, ये ब्लू वाला प्राइमरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड वाला सेकेंडरी को, और ग्रीन वाला टर्सरी को। बताइए तीनों में सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? तो आप देखेंगे ब्लू वाला काफ़ी मोटा है, ब्लू वाला शेयर सबसे ज़्यादा है, यानी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था जीडीपी में, ठीक है। फिर 13-14 में कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग हो गया? 13-14 में सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो हम देख रहे हैं ग्रीन वाला, यानी टर्सरी सेक्टर ज़्यादा रोल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी है, उसके बाद प्राइमरी है। कैन यू से विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स? इन 40 साल में कौन सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो किया है? तो देख ही रहा है, टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो किया है। फिर व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 13-14? यहाँ पे जीडीपी कितना है? तो यही अप्रोक्स बोल सकते हैं कि 55 लाख करोड़ इतना जीडीपी था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टर्सरी सेक्टर है वो ज़्यादा रोल परफॉर्म कर रहा है। हमने डेवलप कंट्री का एक्सपीरियंस अभी देखा था, उसमें होता क्या है कि पहले प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इंडिया के केस में भी दिख रहा है, प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा पहले रोल परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद शिफ्ट होना चाहिए था सेकेंडरी में, सेकेंडरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करे, उसके बाद टर्सरी परफॉर्म करे। लेकिन हम देख रहे हैं इंडिया के केस में कि प्राइमरी से सीधा हम शिफ्ट कर गए टर्सरी में, हम सीधा यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गए, ठीक है। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज उतना डेवलप नहीं हो पाया, टर्सरी सेक्टर अब ज़्यादा रोल परफॉर्म कर रहा है, प्रोडक्शन के मामले में भी और एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी, ठीक है। आके देखेंगे एम्प्लॉयमेंट का केस। अभी पहले पढ़ते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगला हेडिंग यहाँ पे लगाया हुआ है, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। टर्सरी सेक्टर का जो इतना इसका शेयर बढ़ गया है, कारण क्या है? देखिए, इन द ईयर 13-14 द टर्सरी सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। ये तो हम समझ गए। अब इसका रीज़न यहाँ पे है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये कि वाई इज़ द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। क्या रीज़न है कि इंडिया में टर्सरी सेक्टर इतना डेवलप कर गया? तो देखिए, कई सारे सर्विसेज होते हैं जो कि है बेसिक सर्विसेज, इसेंशियल सर्विस, जैसे कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, ये सबको बोला जाता है बेसिक सर्विस, इसेंशियल सर्विस। ये किसी भी कंट्री में होना ही चाहिए। तो ये सब सर्विस डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, इसमें ये सब सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट ये सब में खर्चा करती है। तो इसीलिए टर्सरी इतना इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है, ये एक रीज़न हो गया, ठीक है। फिर दूसरा रीज़न है ये, दूसरा रीज़न है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस। हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का शेयर भी तो बढ़ा है, भले ही बहुत नहीं बढ़ा है लेकिन बढ़ा तो है। इंडस्ट्री का भी शेयर तो बढ़ा है इन 40 सालों में। तो जब ये दोनों डेवलप होते हैं ना, सेकेंडरी और टर्सरी, तो इन दोनों का डेवलपमेंट का वजह से ये भी डेवलप होता है, क्योंकि हम देखेंगे कि ये टर्सरी हेल्प करता है इन दोनों का डेवलपमेंट में। जब ये दोनों डेवलप हो रहा है मतलब ये भी डेवलप होगा। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों टर्सरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है इंडिया में। समझ गए? तीसरा रीज़न है ये कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे लोगों का जो इनकम है वो भी बढ़ रहा है। इनकम लेवल जब बढ़ता है तो लोग कई सारे सर्विसेज का डिमांड करते हैं, जैसे कि टूरिज्म, घूमने जाएंगे सर्विस में आता है, शॉपिंग जाएंगे सर्विस में आएगा, बाहर खाना खाना, रेस्टोरेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये सब सर्विसेज का डेवलपमेंट होता है। तो इंडिया में लोगों का इनकम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इनकम बढ़ने से टर्सरी सेक्टर डेवलप कर रहा है। ये हो गया तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न है ये कि वर्क के साथ साथ कई सारे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आ गया, उस वजह से
ये हमारे कंट्री में काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। ठीक है, इंडिया में चीप लेबर्स मिलता है, जिस वजह से बाहर के जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो इंडिया से काम करवा लेते हैं। तो इंडिया में ये सब सर्विस डेवलप होने के कारण टर्शरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है। तो ये 4 रीज़न हो गया जिस वजह से इंडिया में प्रेजेंट टाइम में टर्शरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलिए चारों रीजन को अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप सिर्फ समझ के छोड़ दीजिए, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम नोट्स पर प्रोवाइड कर दिए, नोट्स में भी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। सारे सर्विस सेक्टर में तो बहुत सारा एक्टिविटी आता है ना, तो सारे एक्टिविटी एक तरीके से ग्रो नहीं कर रहे। 2 टाइप का सर्विस बढ़ चुका है यहाँ पे। एक ऐसा सर्विस है जो कि काफ़ी लिमिटेड नंबर में है, जहाँ पे हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स काम करते हैं। एक टाइप का सर्विस तो ये हो गया, तो इसका ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ठीक है, यही ज़्यादातर पैसा यही कमा के दे रहे हैं और बहुत कम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है, क्योंकि बहुत कम लोग स्किल्ड है और एजुकेटेड है। एक तरीका का सर्विस तो ये हो गया। और दूसरा सर्विस है ये, देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज इन सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर, छोटे मोटे दुकानदार हो गए, रिपेयर पर्सन हो गए, ट्रांसपोर्ट पर्सन हो गए, ये सब भी तो सर्विस में आता है। ये लोग का हालत ये है कि ये लोग रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन तब भी ये लोग ये काम कर रहे हैं ऐसा क्योंकि कोई अल्टरनेटिव जॉब अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि पूरा सर्विस सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है। सर्विस का सिर्फ एक ही पार्ट जो है जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा स्किल्ड है, वही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। दूसरा सेक्टर ये भी है सर्विस में ही जो उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग डेली स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरा जॉब में स्विच भी नहीं हो पा रहे क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्या तो पैसा का कमी है, स्किल सेट का कमी है, एजुकेशन का कमी है, ये लोग दूसरा जॉब कर भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में भी ये भी क्वेश्चन आता है कि सर्विस सेक्टर को कौन सा 2 कैटेगरी है सर्विस सेक्टर का। एक हो गया ये जहाँ पे काफ़ी कम लोग, लिमिटेड लोग एम्प्लॉयड है और यहाँ पे हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। और दूसरा ये जहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत ज़्यादा है, छोटे मोटे काम करते हैं, उतना अर्निंग भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये एक पॉइंट हो गया। अब आ जाइए, अभी तक तो हम बात कर रहे थे सिर्फ जीडीपी से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड। अब बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, कौन से सेक्टर में ज़्यादातर लोग काम करते हैं। देखिए ये जानने को मिलेगा ग्राफ नंबर 2 से। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, ये परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, जीडीपी का ही बात कर रहे हैं फिर से। शेयर ऑफ सेक्टर्स दिया हुआ है, मतलब अगर परसेंटेज वाइज है ये, मतलब अगर 100 रुपया अगर जीडीपी है टोटल, तो उस 100 रुपये में से लगभग 48 रुपया टर्सरी सेक्टर से आ रहा है, 12 रुपया सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है और 40 रुपया प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। ये सब अप्रॉक्स डेटा लिखे हैं, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिसाब से तो इसका ज़्यादा होना चाहिए था प्राइमरी का, लेकिन इससे यहाँ पे कम हो गया है। तो जैसा ग्राफ था उसी के बेसिस पे लिख दिए, अप्रॉक्स वैल्यू है, उतना दिल पे नहीं लेना है इसको। और 13-14 आते आते तक लगभग ये प्रेजेंट टाइम ही मानेंगे इसको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सर्विस सेक्टर है वो 60 से 70%, मतलब अगर 100 रुपया अभी का टाइम में अगर जीडीपी होता है अगर, तो उसमें से 60 से 70 रुपया टर्सरी सेक्टर ही कमा के दे रहा है। सिर्फ 20 रुपया आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग से यानी सर्विस सेकेंडरी से, और सिर्फ लगभग 10-12 रुपया आ रहा है प्राइमरी से। समझे, ये चीज़ तो हो गया। बात करना है हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखिए एम्प्लॉयमेंट का डेटा ये रहा, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, कौन सा सेक्टर कितना लोगों को काम दिया हुआ है। इस पीरियड का अगर बात करें 77-78, यहाँ पे लगभग 100 में से 71% लोग खेती मतलब एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। 18% ही सिर्फ टर्सरी में इन्वॉल्व थे और 11% ही सिर्फ सेकेंडरी में इन्वॉल्व थे। अभी के टाइम में 17-18 तक ये डेटा आते आते चेंज हुआ है। ये देखिए यहाँ पे 44% कमा तो है, यहाँ पे बढ़ा तो है सेकेंडरी का शेयर, ज़्यादातर लोग अब यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और कुछ लोग निकल के यहाँ पे भी शिफ्ट हुए 31, मतलब पहले जो 71 यहाँ पे ज़्यादातर लोग थे ये निकल के यहाँ पे शिफ्ट हुए और यहाँ पे शिफ्ट हुए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। देखिए while there has been a change in the share of these 3 sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. GDP में दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन बढ़ा है, टर्सरी बढ़ा है कि नहीं। तो उस हिसाब से ज़्यादातर लोग भी यहाँ पे शिफ्ट होने चाहिए थे, लेकिन उतना शिफ्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे ज़्यादा टर्सरी कमा के दे रहा है ना, तो ज़्यादातर लोग भी यहाँ पे एम्प्लॉयड होने चाहिए, तो नहीं। ज़्यादातर लोग अभी भी कहाँ पे एम्प्लॉयड है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है।
प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ। अभी भी ज़्यादातर लोग यहीं पे कमा के दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से इनकम बहुत ही कम हो गया है। इनकम का वाइज बात करें तो सिर्फ 10 से 12% कमाई जो है वो यहाँ से आ रहा है, 10 से 12%। और यहीं पे इतना ही कमाने के लिए लगभग 44% एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, 44% लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है, समझ रहे हैं। इसका भी यहाँ पे शेयर कम जाना चाहिए था प्राइमरी का, और ये टर्सरी का बढ़ना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे इतना ऐसा शिफ्ट हुआ नहीं। तो इसका रीज़न क्या है, वो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर भी कि वाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका तो कम गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में इसका कंट्रीब्यूशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व है। क्यों, क्या रीज़न है? तो 2 रीज़न यहाँ पे मेनली है। पहला हो गया लिमिटेड जॉब क्रिएशन इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। ये जो दोनों सेक्टर है, टर्सरी और सेकेंडरी, यहाँ पे उतना जॉब क्रिएट ही नहीं हुआ, इसलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा शिफ्ट ही नहीं हो पाए। ठीक है, ये हो गया पहला रीज़न। वो यहाँ पे लिखा है नॉट इनफ जॉब्स वेर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। ठीक है, इसको और एलाबोरेट यहाँ पे किया हुआ है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो लगभग 9 गुना बढ़ गया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में से 3 गुना ही बढ़ा है। आउटपुट तो बहुत बढ़ गया, प्रोडक्शन बहुत बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं बढ़ पाया। उसी तरीके से टर्सरी सेक्टर का बात किया हुआ है, यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो 14 गुना बढ़ गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 गुना ही बढ़ पाया। तो इस रेशियो में डेवलप नहीं हो रहा है। ये हो गया पहला रीज़न। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ जीडीपी। बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आधा से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। यही गड़बड़ है इंडिया में। तो इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो हमने समझ लिया कि लिमिटेड जॉब क्रिएशन इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, और दूसरा रीज़न है ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का। लिखा है कि देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज़ नेसेसरी। जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप वहाँ से कुछ लोग हटा भी लेंगे ना, प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होगा, प्रोडक्शन उतना का उतना ही रहेगा। मतलब कुछ लोग फालतू के वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इसी को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया हुआ है, देखिए। लक्ष्मी नाम की एक छोटी सी फार्मर है, 2 हेक्टर अनइरिगेटेड लैंड है इनके पास। ये सिर्फ बारिश पे डिपेंड रहती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड अरहर, ये सब ग्रो करती है। इनके फैमिली में 5 लोग हैं, टोटल 5 लोग इसी प्लॉट पे काम करते हैं सालों भर। दे हैव नोवेयर एल्स टू गो फॉर वर्क। यू विल सी दैट एवरी वन इज वर्किंग, नन रिमेन्स आइडल। हर कोई काम कर रहा है, 5 के 5 लोग, कोई खाली नहीं बैठा है। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। देखिए, 2 हेक्टर ज़मीन है, यहाँ पे 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो केस ये है कि इस ज़मीन में 3 लोग सफिशिएंट था। सिर्फ 3 लोग भी काम करते तो उतना ही प्रोडक्शन होता है, लेकिन 5 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। और आप देखेंगे तो सब बिजी के बिजी है। इनका लेबर एफर्ट जो है वो डिवाइड हो गया। 3 लोग का काम 5 लोग कर रहा है, तो काम वैसे ही बट गया है। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ से आप 2 लोग को हटा भी देंगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उतना ही प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन है ये जहाँ पे पीपल आर अपरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। 5 के 5 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे होंगे? नहीं, 2 लोग फालतू काम कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब 3 लोग का काम 5 लोगों में बट गया, तो सब फुल पोटेंशियल में काम तो नहीं कर रहे। ठीक है, दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब। एक इंसान जिसके पास जॉब है ही नहीं, वो तो दिख रहा है कि वो बैठा हुआ है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 लोग का काम 5 लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब काम तो कर रहे हैं, लेकिन दिख नहीं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है वो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा था, तो यहाँ पे बेरोजगारी दिख नहीं रहा है, मतलब वो क्या है, हिडन है। तो इसीलिए इसको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। डिस्गाइज मतलब हिडन। 3 लोग का काम 5 लोग कर रहे हैं, 2 लोग फालतू का काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन दिख रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन उतना लेबर एफर्ट उतना नहीं है इनका। ठीक है, फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन छिपा हुआ है, इसलिए इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। समझे कि नहीं? एग्जाम में इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट है क्या? ये एक ऐसा सिचुएशन है वेयर समवन वर्क्स लेस देन देयर फुल पोटेंशियल और कैपेसिटी। फुल पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 लोग का काम अगर 5 लोग कर रहे हैं, तो ये केस हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, दिस कैन हैपन ड्यू टू वेरियस रीजन्स लाइक पार्ट टाइम वर्क व्हेन डिजायरिंग फुल टाइम। एक इंसान को फुल टाइम काम चाहिए, लेकिन उसको पार्ट टाइम वर्क काम ही मिला है, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का केस है।
ए जॉब दैट डजंट यूटिलाइज द फुल स्किल सेट, एक इंसान बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन उसको एक गार्ड का नौकरी करना पड़ रहा है, ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा क्योंकि उसका फुल स्किल सेट यूज़ नहीं हो रहा है। सीजनल वर्क विथ लिमिटेड आवर्स ड्यूरिंग ऑफ सीजन, ये भी समझ गए अंडर एम्प्लॉयमेंट का केस है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ये भी एक टाइप का अंडर एम्प्लॉयमेंट ही है, लेकिन स्पेशल केस ये है कि व्हेन देयर इज सरप्लस ऑफ लेबर इन अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ एन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है। होता क्या है कि यहाँ पे एक लेबर का काम है लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, सरप्लस लेबर हो जाता है, मतलब 3 लोग का काम 5 लोग कर रहे हैं, इसलिए इसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, दिखता नहीं है ये, ठीक है। इन समरी अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है ये ज़्यादातर क्वालिटी से रिलेटेड है क्योंकि अपना फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्वालिटी का बात ज़्यादा होता है। और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये क्वांटिटी से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड है। ये यहाँ पे 3 लोग का काम 5 लोग कर रहे हैं, सब काम तो कर रहे हैं लेकिन फुल पोटेंशियल पे नहीं कर रहे, तो इसको डिस्गाइज, डायरेक्ट दिखता नहीं है ये अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये इसका ही टाइप है, समझे कि नहीं। दोनों का डेफिनेशन ये प्रोवाइड कर दिए नोट्स में भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी, वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं। वापस आते हैं इस टेक्स्ट पे, तो वही आगे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए एक लैंडलॉर्ड आता है सुखराम करके, वो क्या करता है, इस फैमिली में से जिसमें 5 लोग थे उसमें से 2 लोग को हटा लेता है। अब ये 2 लोग अगर कहीं दूसरी जगह काम करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी लेके आएंगे और बराबर खेती का भी, अपना खेती का भी इनकम चल ही रहा है, तो अर्निंग यहाँ पे बढ़ जाएगा पूरा फैमिली का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर वही बताया गया कि इंडिया में क्या है, ऐसे लाखों में ऐसे फार्मर है, लक्ष्मी जैसे फार्मर, जहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट का केस देखने को मिलता है। अगर ये सभी लोग निकल के दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो, सेकेंडरी और टर्सरी में, तो इससे क्या होगा, इनका इनकम भी बढ़ जाएगा, कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ही देखने को मिलता है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट दूसरे सेक्टर्स में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अर्बन एरियाज में जो सर्विस सेक्टर है, यहाँ पे कई सारे आपको ऐसे वर्कर मिल जाएंगे जो डेली काम ढूंढते हैं, डेली लेबर का काम करते हैं, पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन, ये इनको डेली काम तो नहीं मिलता है, जब किस्मत हुआ, जब काम मिला, कभी नहीं मिला, ठीक है। तो ये लोग भी अपना फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे, ये भी अंडर एम्प्लॉयड है, यहाँ पे बोल सकते हैं। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी, ऐसा काम करने पे मजबूर है क्योंकि इनके पास क्या तो स्किल नहीं है, दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए वो दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो मेन ये पूरा टॉपिक से हमने इतना ही जाना, एक बार समराइज कर देते हैं। बहुत चीज़ लिखा हुआ है लेकिन काम का बात आपके लिए इतना ही है। क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादातर लोग निकल के दूसरे सेकेंडरी और टर्सरी में क्यों नहीं शिफ्ट हो पाए, तो 2 ही मेन रीज़न है। पहला है लिमिटेड जॉब क्रिएशन इन सेकेंडरी एंड टर्सरी, और दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट, खासकर से एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। ये 2 रीजन की वजह से शिफ्ट नहीं देखने को मिला, ये पहला। और दूसरा हमने जाना यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन, ये होता क्या है, विथ एग्जाम्पल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और एग्जाम्पल देकर समझाने बोलेंगे, तो ये सब एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ये अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देंगे। और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो भी हमने समझा, दोनों में डिफरेंस भी हमने समझ लिया। अब आगे मूव कर जाते हैं। आगे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, बोला है कि जो ग्राफ 2 और ग्राफ 3 था ऊपर में, ये वाला, ये दोनों जो ग्राफ है, ग्राफ 2 और ग्राफ 3, इन दोनों को देख के आपको ये टेबल फिल करना है। कुछ डेटा आपको नहीं मिलेगा तो उसको इग्नोर कर देना है। तो ये जीडीपी का पहला वाला रो हो गया और ये एम्प्लॉयमेंट का दूसरा वाला रो हो गया, अलग अलग साल में डेटा भरना था, तो हम देख के भर दिए हैं। आप चाहे तो खुद से भी भर सकते हैं, जो ब्लैंक छोड़े हुए वो सब डेटा अवेलेबल नहीं था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन पीपल, अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होता है, व्हेन डू नॉट वांट टू वर्क, या फिर आर वर्किंग इन अ लेजी मैनर, या फिर आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। हाँ, जितना कैपेबल है उससे कम काम कर रहे हैं, फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे, तब होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा में कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द चेंजेस इन इंडिया विद द पैटर्न दैट वाज ऑब्जर्व फॉर डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्री का जो पैटर्न रहा है और इंडिया का जो पैटर्न रहा है, दोनों में क्या चेंजेस है, ठीक है, दोनों में क्या, उसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। तो वही है, डेवलप कंट्री क्या हुआ, पहले प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर सेकेंडरी हुआ, फिर टर्सरी। शिफ्ट ऐसे हुआ, पहले प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट हुए, फिर सेकेंडरी से टर्सरी में शिफ्ट हुए। लेकिन इंडिया के केस में हम देख रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है। इनिशियली प्राइमरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा था, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यही प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अब सीधा टर्सरी में शिफ्ट देखने को मिल रहा है। टर्सरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है और
एम्प्लॉयमेंट के मामले में प्राइमरी अभी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस बिटवीन द सेक्टर्स वर डिजायर्ड बट डिड नॉट हैपन, कैसा अच्छा चेंजेस होना चाहिए था जो नहीं हुआ। तो अच्छा चेंज यही होना चाहिए था कि सेकेंडरी और टर्सरी में फास्टर जॉब क्रिएशन होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। स्किल डेवलपमेंट, लोगों में स्किल नहीं है तो टर्सरी में इसलिए लोग ज़्यादा बहुत ही कम एम्प्लॉयड है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कीजिए ताकि लोग यहाँ पे मशीन से काम करें, लोग यहाँ से निकले और इन दोनों सेक्टर में शिफ्ट हो, ठीक है। चलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। नंबर 4, वाई शुड वी बी वरीड अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट से क्या डिसएडवांटेज है, क्यों टेंशन होना चाहिए इसका। तो बहुत सी ज़्यादा डिसएडवांटेज है। पहला तो लो इनकम उस इंसान के लिए, पूरा फुल स्किल पे काम करेगा तो ज़्यादा कमा के लाएगा। वेस्टेड पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। लोअर प्रोडक्टिविटी, पूरा इकोनॉमी के बारे में भी बात करें तो इकोनॉमी का जीडीपी भी कम रहा है, क्योंकि वो इंसान लोगों से ही तो पूरा कंट्री बनता है। वो इंसान अगर नहीं कमाएगा अच्छा तो कंट्री का कमाई कैसे बढ़ेगा, कंट्री का प्रोडक्टिविटी कम जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ डिसएडवांटेज है। अगला टॉपिक यही है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें ये भी बता दीजिए। तो देखिए कुछ तरीका है। सबसे पहला है ये, हमने पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एकदम ही खाली बैठे हुए अनएम्प्लॉयड है, तो किस किस तरीके से इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, खासकर से रूरल एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तरीका है ये, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड। यहाँ पे लक्ष्मी का एग्जाम्पल लेके ही समझाया गया है कि इसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन था, हमने देखा था कि ये सिर्फ रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट है, अनइरिगेटेड लैंड था इसके पास, है कि नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या तो खुद पैसा दे दे, नहीं तो बैंक्स इसको सस्ते लोन प्रोवाइड करे ताकि ये कुआं कंस्ट्रक्ट करवा पाए, वेल कंस्ट्रक्ट करवा पाए, ठीक है। ताकि इसके लैंड को पानी मिलेगा, अच्छा उपज होगा, ठीक है, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल पानी का कमी में पहले सिर्फ अगर 50 दिन खेती हो पाता था, अब अगर पानी रहेगा तो 100 दिन भी खेती हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। इसके अलावा गवर्नमेंट नया डैम हो गया या फिर कैनल कंस्ट्रक्शन करवा सकती है ताकि लोगों को सालों भर पानी मिलता रहे, इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है, वेल कैनल्स ये सब डक करवा के। दूसरा तरीका है ये, गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक्स बेटर रूरल रोड्स टू सो दैट many trucks can reach everywhere. Several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा कर सकती है, स्टोरेज को अच्छा कर सकती है, अच्छा रोड बनवा सकती है ताकि लक्ष्मी जैसे फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को बेच पाए और ज़्यादा पैसा कमा पाए। और एक बार पैसा आ गया तो आपका दिमाग भी चलने लगेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे खर्चा कर सकती है। फिर ट्रांसपोर्ट रोड जब अच्छा बनवाएंगी तो रोड बनाने में भी तो मजदूर चाहिए होगा, तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है ये, इसमें बोला गया कि अगर लोकल बैंक क्रेडिट यानी लोन दे एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज पे अगर लोन दे तो लक्ष्मी जैसे फार्मर लोन ले पाएंगी और अपनी ज़मीन पर खेती कर पाएंगी। लोन के पैसे से अच्छा इनपुट वो डाल पाएंगी, ट्रैक्टर ले पाएंगी, अच्छा फर्टिलाइजर डाल पाएंगी। तो दिस मीन्स डैट अलॉन्ग विथ वाटर, पानी के साथ साथ उसको चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट, बहुत अच्छा वर्ड है ये, चीप एग्रीकल्चरल लोन। अब ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में लोन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक्स में हम लोग लोन के जगह पे क्रेडिट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद होना चाहिए, चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट टू द फार्मर्स फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव। अगर ये प्रोवाइड हो जाए तो उसके पास और भी ज़्यादा ऑप्शन बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट इससे भी बढ़ेगा, ठीक है। ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका ये है कि आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज। जो सेमी रूरल एरिया है, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट और डेवलप करना है। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कई सारे फार्मर्स पल्स क्रॉप्स, दाल ग्रो करते हैं, अरहर, चिकपी ये सब ग्रो करते हैं। तो वहाँ पे एक दाल मिल अगर सेटअप कर दिया जाए तो वो दाल मिल इनका प्रोडक्ट खरीद भी लेगा और इनको प्रोसेस करके सिटी शहर में बेचेगा, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। उसी तरीके से यही सेमी रूरल एरिया में एक स्टोरेज खोल दिया जाए, कोल्ड स्टोरेज, ताकि क्रॉप्स डैमेज ना हो। यहाँ पे अगर ये खोल दिया जाए तो फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे, फिर आगे चल के जब दाम अच्छा मिलेगा तब ये अपने प्रोडक्ट को बेच देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा।
एक तरीका ये है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा विलेज है जो कि फॉरेस्ट के पास है, तो वहाँ पे एक हनी कलेक्शन सेंटर बनाया जा सकता है जहाँ पे फार्मर्स आके अपना प्रोडक्ट इकट्ठा करेंगे और बेचेंगे, ठीक है। इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टोमेटो, फ्रूट्स। आप ऐसे इंडस्ट्री सेटअप कीजिए जो इन सब चीज़ों को प्रोसेस करते हो और प्रोसेस करके कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए फिर उसको जाके मार्केट में बेचा जाए, चिप्स, सॉस, ये सब बना के मार्केट में बेचा जाए। तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ तरीका हो गया जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। एक और तरीका है, फेमस तरीका, जो कि है एजुकेशन में और दूसरा है हेल्थ में। देखिए रूरल एरियाज में देखा गया है कि कई सारे आज के टाइम पे, देखिए पहले इससे पे बात करते हैं। इन इंडिया 60% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप, ये एज ग्रुप को बिलोंग करता है। 5 साल से 29 साल का बीच का उम्र का 60% पॉपुलेशन है। इसमें से सिर्फ 51%, आधे लोग ही जो है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड कर रहे हैं। बाकी सारे जो लोग, जो जवान लोग हैं, वो लोग क्या तो घर में बैठे हुए हैं, ये नहीं तो कहीं पे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये सब बच्चे स्कूल जाएंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, स्कूल का बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, वहाँ पे टीचर्स रखना पड़ेगा, अदर स्टाफ रखने पड़ेंगे और ये बच्चे भी स्किल्ड होकर निकलेंगे, ठीक है। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। स्कूल बनाएंगे, यहाँ पे लेबर लगेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया आपने। टीचर्स को रखेंगे पढ़ाने के लिए, स्टाफ्स को रखेंगे, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया। फिर ये जो बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, पढ़ के निकलेंगे तो उनके पास स्किल होगा, ये जाके आगे चल के सेकेंडरी या फिर टर्सरी सेक्टर में काम कर सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। फिर ऐसा ही कुछ काम आप हेल्थ सेक्टर में भी कर सकते हैं। हेल्थ, रूरल एरिया में हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप कई सारे डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, हेल्थ वर्कर्स चाहिए। तो आप हॉस्पिटल्स बनाइए, वहाँ पे वर्कर्स का ज़रूरत होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एक बार हॉस्पिटल बन गया तो वहाँ पे डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ वर्कर को भी काम मिलेगा, यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। ये सब कुछ तरीका हो गया। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि हर एक जगह में कोई ना कोई एक खास बात ज़रूर होता है जहाँ पे उसमें पोटेंशियल होता है कि इनकम जनरेट किया जा सके। हो सकता है वो टूरिज़्म, कुछ ऐसा जगह हो जहाँ पे आसपास मंदिर हो, पहाड़ हो, जहाँ पे लोग घूमने के लिए आए। इस तरीके से लोग वहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे दुकानों में पैसा खर्च करेंगे, होटल में स्टे करेंगे, इससे इनकम जनरेट होगा, ठीक है। या तो यहाँ पे वहाँ पे रीजनल क्राफ्ट होगा, कोई जगह का कोई सामान बहुत फेमस होता है, गमछा हो गया, कुछ भी। वहाँ पे कोई इंडस्ट्री होगा, कोई ऐसा सर्विस होगा, IT, जैसे बेंगलोर हो गया। हर एक स्टेट का, हर एक जो रीजन है वहाँ का एक खास बात होता है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ को हम वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं और इससे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये एक तरीका हो गया, समझे कि नहीं। तो टोटल कितना तरीका हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहला हो गया था ये, आप क्या कीजिए, वेल्स और कैनल्स को डग करवाइए, ठीक है। दूसरा तरीका है ये, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करवाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, रोड्स बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट, सस्ता लोन प्रोवाइड करेंगे, इनकम बढ़ेगा। फिर इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कीजिए सेमी रूरल एरिया में। फिर अगला हो गया ये, एजुकेशनल पे ध्यान दीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ये एक तरीका हो गया, 2 तरीका। चौथा हो गया, ये सब सेक्टर्स को आप डेवलप कर सकते हैं। अब आ जाइए अगले पे। ऊपर हमने जितना भी तरीका देखा ये सब लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टाइम लेंगे इम्प्लीमेंट करने में। कैनल्स बनाने में टाइम लगेगा, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनाने में टाइम लगेगा। तो तब तक क्या लोग ऐसे खाली बैठा रहे, तो खाली नहीं बैठना है। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन इसका ये था। शॉर्ट टर्म फिक्स करने के लिए इसको गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ बनाया, इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने ये लॉ लाया, राइट टू वर्क, काम का अधिकार। इसको बोला गया मनरेगा। 2005 ईयर में ये लॉन्च हुआ था। फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है। ये एक्ट क्या कहता है, देखिए, अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरिया आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट कहती है कि हर वो लोग जो काम करने के लायक है और काम करना चाहते हैं वो लोग को 100 दिन का काम देंगे गवर्नमेंट, ठीक है। 1 साल के अंदर कंपलसरी ये देंगे ही देंगे। अगर गवर्नमेंट मान लीजिए ये 100 दिन का काम नहीं दे पाती है तो गवर्नमेंट उसके बदले क्या करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, उसके बदले उसको फ्री में ऐसे बैठा के पैसा देंगी, ठीक है, इस 100 दिन का। तो ये है इस एक्ट का प्रोविजंस। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि 100 दिन में क्या काम देंगे, तो वही ऐसा ही काम को यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जिससे कि लैंड का प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए, ठीक है।
कैनल्स बनाना हो गया, रोड्स बनाना हो गया, ये सभी काम ज़्यादा दिया जाता है, नाला बनाना हो गया, ये सब काम दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये मनरेगा के बारे में ध्यान रखिएगा। इतना ही था। इसी के साथ पूरा जो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर था वो खत्म हो गया। एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि आपका दिमाग में बैठ जाए कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले हमने सेक्टर्स का मतलब जाना। इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या किया, हमने ग्रुप करना स्टार्ट कर दिया अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे। अभी तक हमने एक ही क्राइटेरिया को स्टडी किया है कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके बेसिस पे 3 सेक्टर्स बनते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, वो पढ़े हम। ठीक है, यहाँ पे हमने डिटेल में समझा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता क्या है, तीनों का मेन डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल्स, क्या क्या एक्टिविटी इसमें फॉल करते हैं। ये एग्जाम्पल समझे तो हमारा दिमाग खुला कि हाँ ये चीज़ इसमें फॉल करेगा, ये चीज़ इसमें फॉल करेगा। और ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, एक्टिविटी का नाम देंगे और बोलेंगे पहचानिए कौन सा सेक्टर में फॉल करेगा ये। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने जाना कैसे ये तीनों ही सेक्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है। इसको हमने शुगर केन का एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल से समझा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमने इसको कंपेयर करना स्टार्ट किया। 2 चीज़ कंपेयर करना है, एक तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन यानी प्रोडक्शन कंपेयर करना है, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट, कौन कितना रोजगार दे रहा है वो कंपेयर करना है। सबसे पहले इस पे हम फोकस किए कि कैसे वैल्यू काउंट कैसे करें कि कितना सामान प्रोड्यूस हुआ। तो काउंट करने के लिए हमने देखा कि वैल्यू लेना है ना कि क्वांटिटी। ठीक है, वैल्यू लेते वक्त भी एक सावधानी रखना है कि हमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही वैल्यू लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि फाइनल का दाम में इंटरमीडिएट का दाम ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, फाइनल गुड्स का डेफिनेशन ये रहा, इंटरमीडिएट गुड का डेफिनेशन ये रहा, दोनों के बीच में डिफरेंस 3 पॉइंट का वो ये लिख देंगे। ठीक है, फिर जीडीपी क्या होता है, सिर्फ जीडीपी का डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक याद रखिएगा। ठीक है, 3-4 पॉइंट हम लिखे थे यहाँ पे, वो नोट कर लीजिएगा कि एक साल के अंदर विद इन अ कंट्री और फाइनल गुड्स, ये 3 चीज़ें। कौन इसको कैलकुलेट करता है? तो मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फिर डेवलप कंट्री का कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो हमने देखा कि पहले ये लोग इनिशियल फेज में प्राइमरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा था, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, यहाँ पे शिफ्ट होते गया। लेकिन इंडिया का कैसा हुआ? इंडिया का थोड़ा अलग हो गया। ये हमने पहला ग्राफ देखा जिसमें बताया हुआ है कि कौन सा सेक्टर कितना कितना प्रोड्यूस कर रहा था, वो चीज़ हमने जाना। फिर हमने देखा कि टर्सरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है इंडिया में, क्या रीजंस है। तो टोटल 4 रीजंस हमने यहाँ पे देखा था। पहला हो गया कि बेसिक सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। दूसरा हो गया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी डेवलप हुआ है तो टर्सरी भी डेवलप होना ही है। तीसरा हमने देखा कि लोगों का इनकम बढ़ रहा है तो टर्सरी लेवल डेवलप हो रहा है क्योंकि ये सब एक्टिविटीज़ डिमांड में है अभी। चौथा हमने देखा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के कारण इंडिया में टर्सरी सेक्टर बूम कर गया। ये 4 रीजन से टर्सरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है। फिर हमने देखा कि जो सर्विस सेक्टर है ये पूरा मतलब इम्प्रूव नहीं कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है। एक अलग ही इसमें बंटवारा हो गया है। एक ऐसे सर्विस वाले हैं जो हाईली स्किल्ड है, एजुकेटेड है, ये ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग हैं जो कम कमा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर लोग इसी में फॉल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का हमने बात किया। एम्प्लॉयमेंट में हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन तो कम गया है बहुत, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अभी भी ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग इसी में एम्प्लॉयड है। तो उसका रीज़न हमने देखा 2 रीज़न, एक है लिमिटेड जॉब क्रिएशन, दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस हमने देख लिया, ये एक हो गया। इसके बाद हम देखें कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं आप। तो बहुत सारा तरीका देखा हम यहाँ पे, वो सब तरीका को आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और तो ज़रा कुछ था नहीं। और फिर लास्ट में हमने मनरेगा के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। देखिए, पिछले टॉपिक में हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको 3 सेक्टर्स में क्लासिफाई किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इस बार इसको 2 सेक्टर्स में कैटेगराइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इस बार क्लासिफिकेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द वे पीपल आर एम्प्लॉयड। हम देखेंगे कि लोग किस तरीके से वहाँ पे काम कर रहे हैं, रेगुलर है कि या फिर टेम्पररी है, कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं। ठीक है, कभी भी काम से निकाल सकते हैं, क्या कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होता है कि नहीं। मतलब द वे पीपल आर एम्प्लॉयड, ये देख के हम डिसाइड करेंगे कि वो सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ पे कंडीशन ऑफ वर्क कैसा है, रूल्स एंड रेगुलेशन कैसा है, वो समझेंगे। देखिए, तो एग्जाम्पल से समझते हैं, काफ़ी ईजी टॉपिक है ये, इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना और क्वेश्चन भी सिंपल बनता है।
एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कांता का लिया हुआ है, ठीक है। लिखा है कि कांता एक ऑफिस में काम करती है। वो अपने ऑफिस का टाइमिंग है 9:30 सुबह से शाम को 5:30 बजे तक, ठीक है। उसको सैलरी रेगुलरली मिलता है, हर महीने मिलता है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ टाइम पे सैलरी मिल जाता है, ये भी एक फीचर है। सैलरी के अलावा उसको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, ठीक है। फिर सी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, बीमार पड़ गई तो उसका खर्चा वो कंपनी उठा लेगी। इसके अलावा संडे को छुट्टी रहता है, यानी पेड हॉलीडे। संडे को छुट्टी रहता है इसका, और संडे का सैलरी तो मिलेगा, महीना में वो काउंट होता है, इसका मतलब पेड हॉलीडे होता है, ठीक है। और जब इन कांता ने ये ऑफिस ज्वाइन किया था, ये काम जब ज्वाइन किया था, तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था। अपॉइंटमेंट लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्लियरली लिखा रहता है उस काम का टर्म्स एंड कंडीशन, आपको कितने समय के लिए रखा जाएगा, क्या सैलरी रहेगा, कैसे कैसे इंक्रीमेंट होगा, ये सारा बात इसमें लिखा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया कांता का एग्जाम्पल। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो जॉब है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब वही एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कमल का। कमल कांता का पड़ोसी है, वो एक डेली वेज लेबरर है, नाम से समझ लीजिए डेली वो कोई लेबर का काम करता है और उसको डेली का हिसाब से पैसा मिलता है। इन अ नियर बाई ग्रोसरी शॉप, ये किराने का दुकान है, वहाँ पे एक डेली वेज लेबरर है ये। ही गोज टू द शॉप एट सुबह 7:30 बजे और काम करता है रात को 8 बजे तक, तो वर्किंग आवर्स भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम वेजेस, वेजेस के अलावा और इसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, ना मेडिकल ना पेड हॉलीडे, कुछ नहीं मिलता है। इसके अलावा जिस दिन वो काम करने नहीं आएगा तो उस दिन का उसको तनख्वाह नहीं मिलेगा, यानी उसके पास ये फिर पेड हॉलीडे नहीं है, कोई लीव भी नहीं है, छुट्टी भी नहीं होता है, ठीक है। नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप। जब इसने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो इसको अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं मिला था, कोई ऐसा लेटर मिला नहीं, ठीक है। यानी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, जैसे मन वैसे काम करवा सकते हैं। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाई हिज एम्प्लॉयर, कभी भी इसको जॉब से निकाला जा सकता है। तो आप देख रहे हैं दोनों में कितना अंतर है। तो यही बेसिस है कि ये वाला पहला वाला जो सेक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें ये सब बेनिफिट मिले। और जो दूसरा वाला एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे कमल जो था वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा था। तो जिस तरीके से लोग एम्प्लॉयड हैं उस बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। समझे यहाँ तक? चलिए अब एक बार देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि कांता जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही थी। ऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है? तो इसमें वो सब एंटरप्राइजेस, मतलब वो सब बिजनेसेस या फिर वर्क प्लेस आते हैं जहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर रहेगा, मतलब आपको ऐसे ही नहीं निकाल देंगे, सब एक लिखित रूप में रहेगा, ठीक है। एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होगा। इसके अलावा पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, समझ गए, जितने टाइम के लिए आपको हायर किया गया उतना टाइम तक तो जॉब रहेगा। फिर दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये सभी बिजनेसेस, एंटरप्राइजेस और वर्क प्लेस जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। और इनको सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट हो गया, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, कई सारे एक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन है जो इनको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो इसको फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए इस सेक्टर का नाम ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज मतलब सब व्यवस्थित है, ठीक है। तो बहुत सारा बात लिखा हुआ है यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, इसी को हम समराइज कर दिए हैं यहाँ पे। अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो सिंपल 1 लाइन डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे बिजनेसेस या फिर वर्क प्लेसेस आते हैं जो फॉलो करते हैं अ सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। समझ गए, ये सिंपल डेफिनेशन है ऑर्गेनाइज सेक्टर का। और देख लीजिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेसेस और वर्क प्लेसेस ही आते हैं, यहाँ पे ऐसे लोग भी आते हैं जो किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो गए, ये अपना चैम्बर खोल के बैठे हैं, लेकिन ये डॉक्टर का जो एक्टिविटी है ये भी आ जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही, क्योंकि इसको गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसी तरीके से लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ये सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे कुछ फीचर्स जान लेते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या क्या फीचर होता है। तो पहला तो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, आपको कभी भी जॉब से निकाल देंगे ऐसा बात नहीं है, ठीक है। आपका जॉब रहेगा, ये पहला बात। दूसरा फीचर है कि फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होता है, इतना टाइम के लिए ही काम करना पड़ेगा। अगर बाई चांस कभी कभार आपको ओवर टाइम कराया भी गया तो उसके लिए आपको पे किया जाएगा, ठीक है। ये दूसरा फीचर हो गया।
फिर इसमें कई सारे दूसरे बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि पेड लीव हो गया, ठीक है, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब बेनिफिट भी मिलता है। इसके साथ साथ जो वर्क प्लेस में कई सारे फैसिलिटीज़ भी आपको मिलते हैं, पीने का पानी मिलेगा, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है, वो जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे सेफ है। खासकर से ये फीमेल के केस में बोला गया है, उसको कोई गंदे नज़र से नहीं देखेगा, अगर कोई देखा भी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और जब ये वर्कर्स रिटायर करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर से तो इनको पेंशन भी दिया जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे। तो ये हमने बात कर लिया कांता के बारे में। और जो हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा था कमल का, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, उसका फीचर्स कुछ ये रहा, ये देखिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट आते हैं जो कि लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर मोहल्ले में कोई एक साइकिल का दुकान है छोटा मोटा, जहाँ साइकिल रिपेयरिंग होता है, उसको गवर्नमेंट क्या ही रेगुलेट करेगा, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है, लेकिन उनको फॉलो नहीं किए जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है इतना ट्रैक कर पाना, ठीक है। इनका फीचर्स ये रहा कि यहाँ पे एक सैलरी कम होता है, रेगुलर नहीं होता है, कभी भी निकाल सकते हैं आपको यहाँ से। ओवर टाइम कराएंगे तो कोई सैलरी नहीं मिलेगा आपको। पेड लीव नहीं होता है, यहाँ पे नो लिखा हुआ है, नो पेड लीव, नो हॉलीडे, नो लीव ड्यूरिंग सिकनेस, ये सब। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न, समझ गए। जब कभी ऐसा सीजन आएगा जब काम कम है तो कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा, ये सब बात बोला गया है। तो दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, डूइंग रिपेयर वर्क। कुछ इसमें वैसे भी लोग आते हैं जो खुद किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे, लेकिन खुद ही ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे आपके मोहल्ले में कोई साइकिल में कपड़ा बेचने आ रहा है, ठीक है, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही फॉल करेगा, ठीक है। गैस चूल्हा रिपेयर करने वाला आ रहा है, वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसके साथ साथ जो फार्मर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर है, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही फॉल करता है, ये बात भी ध्यान रखें, ठीक है। फार्मर वर्कर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर्ड लेबरर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। तो ये छोटे ज़मीन वाले किसान, ठीक है, और जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर है जो दूसरे के ज़मीन में काम करते हैं, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉल करते हैं। समझे यहाँ तक इसका फीचर? चलिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ समझ के छोड़ दीजिए। अभी हमको बता देंगे क्या याद करना है, ठीक है। पहले ये क्वेश्चंस में अपना कॉन्सेप्ट को आजमाइए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं वो समझिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, 7 एग्जाम्पल्स, आपको बताना है इसमें से कौन सा अनऑर्गेनाइज एक्टिविटी है और ऑर्गेनाइज सेक्टर का एक्टिविटी है। पहला, अ टीचर टेकिंग क्लासेस इन अ स्कूल, स्कूल में एक टीचर काम कर रहा है, ये ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बताइए। तो काफ़ी अच्छा जॉब है ये, ठीक है, मतलब सारा फीचर यहाँ पे मिल रहा है, टाइम पे सैलरी मिलेगा और पेड लीव, पेड हॉलीडे, ये सब मिलेगा। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। ये आप बताइए, हेड लोड वर्कर, सिर पे बोझा कैरी करने वाला, कैरिंग अ बैग ऑफ सीमेंट ऑन हिज बैक इन अ मार्केट, सीमेंट का बैग एक लेबर उठा रहा है, तो ये तो जाहिर सा बात है अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। अ फार्मर इरीगेटिंग हर फील्ड, फार्मर एग्रीकल्चर से जो भी आएगा वो अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, हमने पहले ही देखा था, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। डेली वेज लेबरर, नाम से ही समझ में आया डेली वेज लेबरर है, कमल का एग्जाम्पल हमने देखा ही, अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। फैक्ट्री वर्कर गोइंग टू वर्क इन अ बिग फैक्ट्री, एक बड़ा फैक्ट्री है, मतलब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते होंगे, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। अ हैंडलूम वीवर वर्किंग इन हर हाउस, घर में ही काम कर रही है हैंडलूम वीवर, तो इसके लिए क्या ही, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, ठीक है। ये हो गया। एक क्वेश्चन ये देखिए, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दोनों में डिफरेंस आता है एग्जाम में। तो देखिए, इसका डिफरेंस हम लिख रखे हैं, ये देखिए, ये आपको डिफरेंस बिटवीन नोट्स में भी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में भी मिल जाएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर और यहाँ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दीज यूनिट्स आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। बिग यूनिट्स, स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स। फॉलो द लेबर लॉज, डू नॉट फॉलो द लेबर लॉज। सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, नो फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर फॉलो यहाँ पे होता है। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिक्स्ड वर्किंग आवर, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। इस तरीके से लिखे कि आपको याद करने में ईजी पड़े। कुछ अदर बेनिफिट्स है, जैसे कि पेड हॉलीडे, मेडिकल फैसिलिटी, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर का फीचर लिखिए, तो यही आप 7 पॉइंट लिख सकते हैं। अनऑर्गेनाइज का फीचर, तो यही 7 पॉइंट।
और इसका डिसएडवांटेज पूछे तो यही 7 पॉइंट, दोनों में डिफरेंस पूछे तो यही 7 पॉइंट के बेसिस पर। मतलब ये टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन आएगा आप टैकल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। इसके अलावा एक बार ये क्वेश्चन आ गया था, इसमें बोला है कि रवि वर्क्स इन अ लेदर बैग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट कंपनी। इस कंपनी में रवि काम करता है। ही फील्स इनसिक्योर ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल लेबर लॉज। फ्लेक्सिबल लेबर लॉज आए तो इससे रवि काफ़ी इनसिक्योर, मतलब वो घबरा गया, अच्छा फील नहीं कर रहा है वो। उसको गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा फ्लेक्सिबल लेबर लॉ होता क्या है। तो फ्लेक्सिबल लेबर लॉ मीन्स कंपनी हैज़ लीव्ड वर्कर फॉर शॉर्ट पीरियड, मतलब वर्कर को कम पीरियड के लिए हायर किया जाता है, काम खत्म फिर वर्कर को निकाल दो। अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड वर्क ओवर टाइम, ठीक है, एंड नो वर्क व्हेन देयर इज़ नो डिमांड। होता क्या है कि बाहर के बहुत सारे कंपनी जब इंडिया में इस्टेब्लिश करते हैं तो ये कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि लेबर लॉ को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना देती है, कि एक कंपनी को बोलती है कि आप लोग अपना कंपनी सेटअप कीजिए, हम लेबर लॉ को थोड़ा फ्लेक्सिबल यानी थोड़ा कम स्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब आप लेबर को जैसे मन वैसे खटा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे क्या क्या छूट दिया गया कंपनी को देखिए। तो कि आप कम पीरियड के लिए भी हायर कर सकते हैं, बहुत काम करवा लीजिए इनसे, ओवर टाइम करवा लीजिए, फिर जब आपके पास काम ना हो तो आप लेबर को हटा भी दीजिए। तो ये सब छूट को बोलते हैं फ्लेक्सिबल लेबर लॉज। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कैसे हेल्प कर सकती है रवि को? तो देखिए, गवर्नमेंट ये कि सेट सम लॉज टू सी दैट कंपनी सी द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। कुछ ऐसा लॉ लाए कि कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट ना देखे, वर्कर्स का भी वेलफेयर देखे। ठीक है, ये भी देखे गवर्नमेंट चाहे तो ये भी कर सकती है कि वो लेबर लॉ को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करवाए, कि जो भी बच्चा कुछ रेस्ट्रिक्शन है वो सब अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा हो। गवर्नमेंट कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट चाहे तो दूसरे सेक्टर को डेवलप कर सकती है ताकि ये वर्कर को अगर ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो ये वो छोड़ के दूसरे में शिफ्ट हो पाए, ये सब काम कर सकती है। तो ये क्वेश्चन आया था पहले एक बार, इसलिए इसको डिस्कस कर दिए। नहीं तो ये जो टर्म है फ्लेक्सिबल लेबर लॉज ये एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, फिर भी आ गया था तो ये पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन ये है, द टेबल बिलो शोज एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ठीक है, रीड द टेबल केयरफुली, फिल इन द मिसिंग डेटा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। टेबल को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। टेबल का हेडिंग क्या है? वर्कर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, इन मिलियंस में ये नंबर है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड सिर्फ इतना है, अनऑर्गेनाइज्ड इतना है, टोटल दोनों को जोड़ के इतना आ गया। सेकेंडरी सेक्टर में मतलब ऑर्गेनाइज्ड वाले लोग इतने हैं और अनऑर्गेनाइज्ड वाले इतने हैं, टोटल ऐड करके इतना। टर्सरी में ऐसे वैल्यू दिया हुआ है। मिसिंग यहाँ पे ये था, तो देखिए ये टोटल है, ऑर्गेनाइज्ड इतना है तो अनऑर्गेनाइज्ड कितना होगा, टोटल में से ये माइनस कर दीजिए 1 तो 231 आ गया। फिर यहाँ पे ये ब्लैंक था तो ये तीनों नंबर को ऐड कर दिए तो ये आ गया। यहाँ पे ये ब्लैंक था, तीनों को ऐड कर दिए तो ये आ गया। अब बात है परसेंटेज निकालने का। ऑर्गेनाइज का परसेंटेज क्या होगा? तो 82। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो जिसका भी परसेंटेज चाहिए वो 82 कितना परसेंट है वो निकालना है आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 475 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 17.3 आएगा अप्रॉक्स। उसी तरीके से इसका परसेंटेज निकालना है तो कैसे करेंगे? इसका वैल्यू देखिए 393 बाई हमेशा टोटल होता है 475 इंटू 100। सॉल्व करेंगे 82.7 आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद यही दो नंबर रखना है कि चलिए आगे पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में माने इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने परसेंटेज लोग काम कर रहे हैं, मतलब ये कितना है परसेंटेज? तो 231 आउट ऑफ टोटल कितना है? 232 इंटू 100। तो दोनों इक्वली है तो अप्रॉक्स को सॉल्व करेंगे ना 99, लगभग 100% के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे 99% दे देते हैं आंसर में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, डू यू अग्री दैट एग्रीकल्चर इज एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड में फॉल करता है। आप इस बात से एग्री करते हैं? तो हाँ एग्री करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है, लेबर लॉ, सेफ्टी ये सब फॉलो नहीं होता है। जॉब इनसिक्योरिटी रहता है यहाँ पे, जब खेती में प्रेशर रहेगा तब हायर किया जाएगा, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उनको बेनिफिट लिमिटेड है काफ़ी, कोई पेड लीव, कोई हेल्थ इंश्योरेंस ये सब नहीं होता है, लो वेजेस होते हैं। तो इन सब रीज़न के कारण हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक्टिविटी है। समझे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा इसको।
ये क्वेश्चन देखिए कि इफ़ वी लुक एट द कंट्री एज अ होल वी फाइंड दैट -% ऑफ वर्कर इन इंडिया आर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना है। ये 2 नंबर आप याद रखिएगा। पूरा कंट्री को अगर देखें तो टोटल सिर्फ 17% लोग ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और लगभग ये कितना है अप्रोक्स करेंगे तो 83% वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो 83 और 17 हम यहाँ पे लिख रखे हैं। इन दोनों डेटा आपको याद होना चाहिए, बस यही दोनों याद कीजिएगा। ज़्यादातर लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड है, अनऑर्गेनाइज्ड में। ऑर्गेनाइज वाले क्या हो गए, गवर्नमेंट जॉब वाले हो गए, ठीक है। ये तो ज़्यादा जो लोग को नहीं मिल सकता है, तो ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज्ड में ही काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाइए अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी डिसएडवांटेजेस है, तो यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए वो बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाइए, एक्सपैंड कीजिए। अभी तक क्या हुआ है कि वो बहुत स्लोली एक्सपैंड कर रहा है, उसको तेज़ी से वहाँ पे बढ़ाने का ज़रूरत है। फिर इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि आजकल कई सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले एंटरप्राइज भी, कई सारे ऐसे बिजनेसेस है जिसको होना चाहिए था किसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन वो क्यों जानबूझ के वो खुद को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखते हैं ताकि वहाँ पे वो वर्कर्स को एक्सप्लॉयट कर पाए और बेनिफिट ले पाए। इसमें रहेंगे तो ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए कई सारे ऑर्गेनाइज्ड वाले बिजनेसेस भी इसमें शिफ्ट कर गए हैं, ठीक है। ये रहा। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये ऐसा स्ट्रेटेजी इसलिए अडॉप्ट करते हैं ताकि टैक्स से बच पाए, रिफ्यूज़ टू फॉलो लॉज, कई सारे लॉ को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, टू प्रोटेक्ट लेबरर्स, ठीक है। लेबरर को जैसे मन वैसे खटाओ, तो ये सब कारण इसको भी टैकल करना पड़ेगा, तब जाके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स बचे रहेंगे, ठीक है। चलिए, एक दूसरा यहाँ पे फैक्ट लिखा है 1990s का टाइम का। 1990s मतलब ये जो डिकेड था 1990 से लेकर 1999 तक, ये 10 साल का जो पीरियड था, इस पीरियड में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे डिटेल में। तो इस समय में क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। कई सारे को प्राइवेटाइज किया गया, लिबरलाइज किया गया, मतलब बाहर के कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे कई सारे वर्कर्स ने अपना जॉब खो दिया, कहाँ पे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। दीज वर्कर्स वर फोर्स टू टेक अप जॉब्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये सब ऑर्गेनाइज से निकले तो इनको मजबूरी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब लेना पड़ा, जहाँ पे वही सब फीचर है, लो अर्निंग, फिर मोर वर्क, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और ये सब, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फैक्ट था, याद रखिएगा। एसर्शन रीजन में ये स्टेटमेंट का यूज़ हो सकता है कि 1990s के बाद कई सारे वर्कर्स ने अपना जॉब खोया ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब देखिए, अगला बात इसमें बताया हुआ है कि ये जो वर्कर्स है वो है कौन। रूरल एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन काम करते हैं और अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन काम करते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, रूरल एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये लोग आते हैं। सबसे पहला हो गया लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, दूसरे हो गए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। इसका मतलब होता है ऐसा फार्मर जिसका ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम हो, उसको देखिए इसमें भी 2 है, स्मॉल एंड मार्जिनल। स्मॉल का मतलब है कि उस फार्मर का ज़मीन 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होगा, और मार्जिनल का मतलब उसका ज़मीन लेस देन 1 हेक्टेयर होगा। समझ गए, मतलब बहुत छोटा ज़मीन होता है इनके पास। इसके साथ साथ शेयर क्रॉपर्स, आर्टिजन्स, जिसमें आते हैं वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ। तो ये सभी लोग रूरल एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। और बताया गया कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है वो, मतलब उनके पास ज़मीन काफ़ी छोटा है। तो इन सब फार्मर को ज़रूरत है कि इनको सपोर्ट किया जाए बाय टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट यानी लोन इसको सस्ता दिया जाए, स्टोरेज फैसिलिटी दिया जाए ताकि ये अपने क्रॉप्स को स्टोर कर पाए, ताकि तब जब दाम बढ़े तब वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे प्राइस में बेच पाए। मार्केटिंग आउटलेट्स होने चाहिए जहाँ पे अपने ये सामान को बेच पाए, ठीक है। तो ये सब तरीका करके हम रूरल एरिया के अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, समझे। अब आ जाइए अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में कौन कौन लोग आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में।
तो इसमें वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटे इंडस्ट्री हो गए वहाँ के वर्कर्स, इसके साथ साथ कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग बनता रहता है वहाँ पर जितने भी लेबर है वो लोग, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोग, ये गाड़ी चलाने वाले, टोटो चलाने वाले, ये सब लोग, एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर, जो ठेला में कुछ बेच रहे हैं, हेड लोड वर्कर, कूली हो गए, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स, ये सभी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं अर्बन एरिया में। लिस्ट तो बहुत बड़ा होगा, ये सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटा इंडस्ट्री है, यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए ताकि ये इंडस्ट्री कम दाम में रॉ मटेरियल खरीद पाए और अपने प्रोडक्ट को बेच पाए। वही बात यहाँ पे लिखा है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। चलिए, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ये सब जो वर्कर्स है ना, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, इसमें से ज़्यादातर वर्कर्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड कम्युनिटी के आते हैं, ठीक है, SC ST OBC ये लोग होते हैं। यही लोग ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हुए दिखेंगे। तो इनको एक तो सैलरी कम मिल रहा है क्योंकि ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जॉब इरेगुलर है, इनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये सब इकोनॉमिक लॉस तो है ही। इसके साथ साथ चूँकि ये लोग बैकवर्ड क्लास से हैं, छोटे जात के हैं, तो इनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को प्रोटेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा? 2 बेनिफिट होगा। एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा ही, क्योंकि इनको अच्छा सैलरी मिलने लगेगा और जो भी है एम्प्लॉयमेंट रेगुलर हो जाएगा। इसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी होगा, इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो भी ख़त्म होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें, समझे? चलिए, इतना ही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, लेट्स रिकॉल, अभी तक हम क्या क्या पढ़े हैं इस चैप्टर में, पूरा उसको यहाँ पे बताया हुआ है। सबसे पहले हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हमने यूज़ किया था? क्राइटेरिया प्लूरल होता है, CRITERI है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, क्राइटेरियन, ठीक है। इसमें जो हमने क्राइटेरियन यूज़ किया था वो था नेचर ऑफ एक्टिविटी। नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये हमने पहले पढ़ लिया। इस तरीके से क्लासीफाई करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ? हमने देखा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी से जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हमें बहुत चीज़ पता चला था। पहला कि इंडिया में टर्सरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है, याद है? इंपॉर्टेंट मतलब 2 केस में, प्रोडक्शन में भी और एम्प्लॉयमेंट के केस में भी। वो हमने देखा था, क्या क्या कमी आ रहा है वो हमने देखा, कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ यहाँ पे सेकेंडरी में, ये सब हमने देखा था। ये सब बेनिफिट हुआ। हम क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें समझने में आसानी हो, समझ रहे? चलिए, फिर दूसरा क्लासिफिकेशन था इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ये 2 सेक्टर में, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। इसके ऐसा क्लासीफाई करने से हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि ज़्यादातर वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड में काम करते हैं, लगभग 83%, और सिर्फ 17% ही ऑर्गेनाइज्ड में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड में काम करने वाले वर्कर्स का हालत काफ़ी बुरा है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वो सब हमने देखा, ठीक है। चलिए, नीचे एक टेबल दिया हुआ है, बोला गया इस टेबल को आप ध्यान से पढ़िए और पढ़िए। क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहले ये 3 सेक्टर में डिवाइड किए। यहाँ पे क्राइटेरिया था नेचर ऑफ एक्टिविटी, फिर दूसरा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। इसको किस क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किए थे? कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, वर्क कंडीशन। कंक्लूजन क्या है? इस टेबल को भर के रखे हैं, वो स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए, सेक्टर ये लिखा हुआ है, क्राइटेरिया हमने यूज़ किया था नेचर ऑफ एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के आया इस तरीके से क्लासीफाई करने से? ये निकला कि इंडिया इकोनॉमी में टर्शियरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है। ये इससे हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिला? प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है। इसके साथ साथ सेकेंडरी सेक्टर रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो। इसका सॉल्यूशन हम क्या क्या दे सकते हैं? तो हमें क्या करना होगा? सेकेंडरी को ग्रोथ जो है प्रमोट करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा ताकि फार्मर का इनकम बढ़ पाए। ये सब कुछ सॉल्यूशन है। उसी तरीके से जब हम इस तरीके से क्लासीफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन एंड रेगुलेशन, तो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये मिला कि ज़्यादातर वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जहाँ पे लो वेजेस है, लो वेजेस और फीवर बेनिफिट।
प्रॉब्लम्स देखने को मिला कि वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, लो वेजेस, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, वो हमने देख लिया है। सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? तो strengthen regulations and enforcement to ensure fair treatment of workers in unorganized sector। रेगुलेशन को और टाइट करना पड़ेगा, पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट मिनिमम वेज लॉ, ठीक है, कि कम से कम इतना सैलरी तो देना ही पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स ये सब लाया जाए। इनकरेज द फॉर्मलाइजेशन ऑफ बिजनेसेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो भी बिजनेसेस अनऑर्गेनाइज्ड में है उनको फॉर्मलाइज किया जाए, मतलब उनको वापस ऑर्गेनाइज में लाया जाए, उनसे भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाया जाए, ठीक है। ये सब कुछ सॉल्यूशन है। तो ये भी अच्छा टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, इसको आप बाद में रिवाइज कर लीजिएगा। अब आ जाइए इस चैप्टर का एकदम आखिरी टॉपिक पे, वो है फिर से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो में डिवाइड करेंगे। इस बार डिवाइड करेंगे इस कंडीशन पे कि ओनरशिप किसका है। अगर गवर्नमेंट का ओनरशिप है तो वो पब्लिक सेक्टर कहलाएगा, और अगर प्राइवेट इंडिविजुअल का ओनरशिप है तो वो प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा। देखिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू सेक्टर इज ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स एसेट्स एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विस। हु ओन एसेट मतलब जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेस प्लेस है, वर्क प्लेस है, उसको ओन, उसका मालिक कौन है, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विस, जो सर्विस है, जो सेवा है, वो कौन दे रहा है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। इस बेसिस पे दो सेक्टर बनते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। देखिए जो ब्लैक से अंडरलाइन है वो पब्लिक के लिए है, और जो रेड से अंडरलाइन है वो प्राइवेट के लिए है। इन पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। समझ गए? ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी है कंट्री के अंदर उसका मालिक कौन होगा, गवर्नमेंट होगा। और मतलब जो भी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है 100%, इसमें से मान लीजिए 50% से ज़्यादा 51% अगर शेयर गवर्नमेंट के पास है तो बोल देंगे ये पब्लिक सेक्टर में आएगा, ठीक है। तो वही बात है कि गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि ओनरशिप ऑफ एसेट और डिलीवरी ऑफ सर्विस ये दोनों ही किसके हाथ में होते हैं, इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल हो गए रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये हो गया। फिर प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल हो गया कंपनी जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सब प्राइवेट सेक्टर के कंपनी है, ठीक है। तो दो ही पॉइंट है, एक हो गया डेफिनेशन, एग्जाम्पल, इसका भी डेफिनेशन और एग्जाम्पल तैयार कर लेंगे। चलिए अगला, अब आप बात करते हैं मोटिव के बारे में। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों का। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, जैसे भी करके कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है। लेकिन पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ाना तो है ही, लेकिन ये मेन मोटिव नहीं है, इसके साथ साथ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, ये है मेन बेनिफिट, मेन मोटिव। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा तो उठाती है टैक्सेस के थ्रू और भी कई सारे जरियों से पैसा कमाती है गवर्नमेंट, ताकि वो क्या कर पाए, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज जनरेटेड बाई इट। गवर्नमेंट कई सारे सर्विसेज देती है, उसके लिए वो पैसा का इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या हो गया, सोशल वेलफेयर, ये बोल सकते हैं, ये टर्म याद रखिएगा। इसका मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर और इसका मेन मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। चलिए, इंडिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन परफॉर्म करता है, पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्चा करती है। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल। कहाँ पे ज़्यादा खर्चा करती है वही अब यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड होगा। देखिए पब्लिक सेक्टर का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है इंडिया में, वो देखते हैं। कई सारे ऐसे सर्विसेज है जो पूरे समाज को चाहिए, लेकिन वैसे सर्विस में प्राइवेट सेक्टर खर्चा करने के लिए रेडी नहीं होती है। देखिए होता क्या है, एक बार पढ़ते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल। कोई ऐसा एक चीज़ है जो पूरे सोसाइटी को चाहिए, बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट ए रिजनेबल कॉस्ट। लेकिन ये सर्विस जो है प्राइवेट इंसान या फिर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर पूरे सोसाइटी को कम दाम में प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सर्विस है जिसको देने में एक तो लार्ज सम्स ऑफ मनी, बहुत पैसा चाहिए, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास उतना पैसा नहीं होगा कि वो चीज़ कर पाए। और इसके अलावा जो भी ये सर्विस दिया जा रहा है पूरे सोसाइटी को, इस सर्विस के बदले सोसाइटी भी तो पैसा पे करेगा।
तो ये प्राइवेट बॉडी के हाथ में नहीं है कि ये पूरा कंट्री से वो पैसा को कलेक्ट कर पाए, ठीक है। कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज दिस फैसिलिटी इज़ नॉट ईजी। इसके अलावा जो ये प्राइवेट बॉडी है वो ये सर्विस जब प्रोवाइड करेगी तो चार्ज अ हाई रेट, काफ़ी हाई रेट चार्ज करेगी, जो कि सोसाइटी के खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में सिर्फ अमीर लोग तो नहीं है, गरीब लोग भी हैं, उनके लिए इतना हाई रेट देना पॉसिबल नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस। रोड बनता है तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, ठीक है। एक बार के लिए मान लीजिए प्राइवेट बॉडी इसको बना भी दे, रोड बना भी दे, तो रोड पे चलने के लिए हमें पैसा तो देना पड़ता है ना। गाड़ी अगर चला रहे हैं तो आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है, तो टैक्स वो काफ़ी कम है, गवर्नमेंट उसको ले रही है क्योंकि उसलिए काफ़ी कम है। अगर ये प्राइवेट बॉडी के हाथों में जा रहा होता तो ये टैक्स का रेट काफ़ी ज़्यादा होता, तो गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। और जो ये टोल टैक्स दिया जा रहा है तो गवर्नमेंट के पास सारा पैसा पहुंच जा रहा है, तो ये पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। एक प्राइवेट कंपनी कैसे पूरा इंडिया में जितना भी रोड है सबका पैसा वो खुद इकट्ठा कर पाती, बहुत उतना रिसोर्स उसके पास नहीं होता, समझ रहे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जिसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट कर सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो रिटर्न है यहाँ पे जो कमाई होता है गवर्नमेंट को ये सबसे, वो काफ़ी कम होता है, लेकिन तब भी मैनेजेबल है। अगर प्राइवेट बॉडी इसको हाथ में ली होती पहला तो वो इतना ज़्यादा खर्चा कर नहीं सकती, अगर मान लीजिए खर्चा कर भी दी तो इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट चार्ज करेगी, जो कि सोसाइटी के खिलाफ चला जाएगा, समझे। इसलिए ये सब काम जो है किसको करना पड़ता है, पब्लिक सेक्टर को करना पड़ता है, गवर्नमेंट को करना पड़ता है। ये पहला रीज़न हो गया कि क्यों इंडिया में गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो मेन आपको ये याद रखना है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक। फिर दूसरा पॉइंट है ये, देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। कई सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी कम दाम में बेचना, जिस दाम में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जिस दाम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है उसी दाम में इलेक्ट्रिसिटी सब लोग तक पहुंचाना, सिर्फ लोग ही नहीं सभी इंडस्ट्रीज तक भी पहुंचाना, बिजनेसेस तक भी पहुंचाना। क्योंकि अगर ये इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल यूनिट्स को या फिर बिजनेसेस को ज़्यादा दाम में इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई होने लगा तो ये सब प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगी, इनका लॉस हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ताकि इसको कम रेट में खुद खर्चा बेयर करके कम रेट में इसको सप्लाई करती है, ताकि ये सब जो एक्टिविटीज़ है ये मतलब चलता रहे। तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करने के लिए स्टेप इन करती है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो गया गवर्नमेंट का। इसके अलावा गवर्नमेंट का ये भी रोल है, रेशन शॉप्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, पहले तो फार्मर से वीट एंड राइस बाई करती है एट अ फेयर प्राइस, एक ठीक ठाक दाम देके फार्मर से वो फूड क्रॉप खरीद लेती है, ठीक है। इससे फार्मर्स का फ़ायदा हो गया, इनको अच्छा दाम मिल गया। फिर इसको ये फूड क्रॉप्स को स्टोर करती है गोडाउंस में, और इसको फिर कम दाम में रेशन शॉप्स के थ्रू हम लोग को देती है, कंज्यूमर को देती है। तो इससे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन से दोनों का फ़ायदा हो गया, एक तो फार्मर को फेयर प्राइस मिल गया, ठीक ठाक दाम मिल गया, और हम कंज्यूमर्स को भी कम दाम में ये सब फूड क्रॉप्स मिल गया। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो गया, दोनों को फ़ायदा पहुँच गया। ये रहा, द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। फिर अगला पॉइंट है ये, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कई सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे, गवर्नमेंट उस पर खर्च करे ही करे, मस्ट स्पेंड। वो वैसे एक्टिविटीज़ है ये दो, हेल्थ और एजुकेशन, ये दो फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट का काम है रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। फिर पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब चीज़ों पे गवर्नमेंट मतलब इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करे, तो इस पर खर्च करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। उसी तरीके से हेल्थ का अगर बात करें तो इंडिया में आधे बच्चे ऐसे हैं जो मेल नरिश्ड है, कुपोषित है, क्या तो कोई ना कोई विटामिन मिनरल्स का कमी होगा ही होगा। फिर 1/4 ऑफ देम, 1/4 जो है क्रिटिकली इल है, कुछ भयानक बीमारी है उनको। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट हमारे कंट्री में काफ़ी हाई है, देखिए 40 है, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में 48 है। अब ये क्या है, इसको चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से समझा चुके हैं, ये भी काफ़ी हाई है जो कि नहीं होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। गवर्नमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, जैसे कि
सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबको मिले, तो हर मोहल्ले में नल होना, गवर्नमेंट वाटर का सप्लाई होना, फिर हाउसिंग फैसिलिटी गरीबों को ये मिले, फिर फूड एंड न्यूट्रिशन ये सभी को मिले, ये सब चीज़ों पे भी गवर्नमेंट ध्यान देती है। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं कि कंट्री का सिर्फ मेन इलाका जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये सबको देखना, सिर्फ इतना ही काम नहीं है। जो दूर दराज के इलाके हैं, जो काफ़ी इग्नोर्ड रीजन है, उन पर भी ध्यान देना, ये भी गवर्नमेंट का ही काम है। तो इन सब रीजन का वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। समझ गए क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करना है? पहला तो डेफिनेशन हो गया, ये एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन एग्जाम्पल। दूसरा मोटिव दोनों का पढ़ लिया हमने। और तीसरा कि क्यों पब्लिक सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है वो हमने देखा। एक चीज़ और देखना है आपको, इन दोनों में डिफरेंस हम नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी प्रोवाइड करती है। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पहला डिफरेंस है ये कि इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और ये क्या है? इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी। समझ गए? यहाँ पे गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। यहाँ पे एसेट का ओनरशिप और डिलीवरी ऑफ सर्विस प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी के हाथ में होता है। मेन मोटिव इसका पब्लिक का मेन मोटिव है टू प्रोवाइड बेनिफिट, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना, और इसका मेन मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट। गवर्नमेंट कैन रेज मनी थ्रू टैक्सेस, और इनके पास पैसा ऐसे आता है। और प्राइवेट बॉडी ये पैसा कहाँ से कमाते हैं? टू गेट सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू इंडिविजुअल्स और सर्विसेज, मतलब कंपनी से। इनका अगर सर्विस लेना है तो हमें पैसा देना पड़ेगा, तो हम सामान खरीदते वक्त इनको, मतलब इस तरीके से वो पैसा कमाते हैं। और ये लोग पैसा कहाँ से कमाते हैं? टैक्सेस के थ्रू। इसका एग्जांपल हो गया पुलिस, आर्मी, हेल्थ, इंडियन रेलवे। इसका एग्जांपल हो गया रिलायंस और टिस्को, ये सब प्राइवेट कंपनीज। ये तैयार कर लीजिएगा, 5 पॉइंट का डिफरेंस है। तो बस इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड हो जाता है। और कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप खुद से, आपको ये खुद ही आना चाहिए। अब पहला, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर डैश इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। सर्विस यानी टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट उतना ही बढ़ा है जितना प्रोडक्शन बढ़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है, हैज़ नॉट होगा यहाँ पे। वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। सामान कहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है? टर्सरी में। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द डैश सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी कहाँ मिलेगा? ऑर्गेनाइज में मिलेगा। डैश प्रोपोर्शन ऑफ लेबरर इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज में लार्ज प्रोपोर्शन, ज़्यादा परसेंटेज में लोग काम कर रहे हैं। कॉटन इज अ डैश प्रोडक्ट, तो नेचुरल प्रोडक्ट। क्लोथ इज अ डैश प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। एक्टिविटीज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट या फिर इंटरडिपेंडेंट। ये इंटरडिपेंडेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये। फिर एमसीक्यूज है यहाँ पे। सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे दोनों में क्लासिफाई करते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड होता। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होता। बी, प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर। नेचुरल प्रोसेस है तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ, कौन सा होगा बताइए? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर डी, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर का 13-14 में प्रोडक्शन कितना था? तो 60-70% ये हो जाएगा आंसर। मैच द फॉलोइंग है, ये पहले से करके रख दिए हैं। अनइरिगेटेड लैंड, इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स। क्रॉप्स का प्राइस अगर कम है तो इसके लिए क्या किया जाए? ये गवर्नमेंट उसको खरीद ले फेयर प्राइस में। डेट बर्डन, डेट मतलब भी लोन होता है, ठीक है। अगर किसान पे लोन का बर्डन है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सस्ते लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा विथ लो इंटरेस्ट। नो जॉब इन द ऑफ सीजन, तो इसके लिए क्या करें? वो लोग किसी इंडस्ट्री में काम कर ले। कंपेयर टू सेल देयर ग्रेन्स टू लोकल ट्रेडर्स सून आफ्टर हार्वेस्ट, जल्दी बेचना पड़ता था क्योंकि ख़राब ना हो जाए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी होना चाहिए, ठीक है। नंबर 4, इसमें आपको ऑड वन आउट ये पता करना है। टूरिस्ट गाइड, धोबी, टेलर, पॉटर, तो हम देख रहे हैं ये तीनों जो है वो टर्सरी को बिलोंग करते हैं। पॉटर मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये सेकेंडरी को बिलोंग करता है, तो ये ऑड हो गया। टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लॉयर, ये सभी ऑर्गेनाइज्ड है, ये अनऑर्गेनाइज्ड वाला आ गया।
इसलिए ये अलग है। पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर, पुलिस कांस्टेबल, तो यहाँ पे कॉबलर हो गया, वही अनऑर्गेनाइज्ड वाला है ये। MTNL सरकारी कंपनी, इंडियन रेलवे सरकारी हो गया, एयर इंडिया सरकारी, जेट एयरवे प्राइवेट हो गया, ये सरकारी है, जेट एयरवे अलग हो जाएगा यहाँ पे। नंबर 5, A research scholar looked at the working people in the city of सूरत and found the following। सूरत में लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, टेबल को कंप्लीट करना है। चलिए कंप्लीट करते हैं। इन ऑफिसेस, फैक्ट्री रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, ये प्लेस ऑफ वर्क अगर ऐसा है तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज हो गया, इसमें 15% लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ओन शॉप्स, ऑफिसेस, क्लिनिक्स इन मार्केट प्लेसेस विद फॉर्मल लाइसेंस, पूरा फॉर्मल लाइसेंस के साथ ये खुला हुआ है, मतलब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर ही होगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा ये। परसेंटेज 15 दिया हुआ है। पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर, तो ये तो अनऑर्गेनाइज्ड है। वर्किंग इन स्मॉल वर्कशॉप यूजुअली नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, बोली दिया नॉट रजिस्टर्ड है तो अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। परसेंटेज इसका बताना है, टोटल कितना होना चाहिए, टोटल तो 100% होता है कि नहीं, तो 15, 15, 30 और 20 हो गया 50, तो बाकी 50 हो गया जाएगा यहाँ पे। What is the percentage of workers in the unorganized sector in this city? अनऑर्गेनाइज में कितने परसेंट वर्कर काम कर रहे हैं, तो 50 और 20, 70% वर्कर अनऑर्गेनाइज में काम कर रहे हैं। इस तरीके से आंसर होगा इसका। तो बस इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है कि हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, इतना आपको ध्यान नहीं देना है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए उतना प्रिपेयर कर लीजिए, काफ़ी होगा। आपको मिलेगा 3 चीज़। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, सिंपली आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाई CBSE गाइडेंस, लास्ट में बाई CBSE गाइडेंस लिख दीजिएगा, पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स भी चाहिए तो इसी तरीके से सर्च कीजिए, और ये जो पूरा PDF है, अंडरलाइन PDF जो भी लिख रखे हैं, ये भी चीज़ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। वहाँ से जाकर ये तीनों चीज़ ले लीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।